नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे, लाभ और हानि। शीट नंबर 3 पे बेटा अपन लोग काम कर रहे थे। शीट नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट कर ली थी और शीट नंबर 3 बेटा हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और काफी आसान प्रकार की चीजें हैं। आप ये जानते हैं कि इस पूरे टॉपिक में एक ही बात समझनी होती है, वो है दोस्तों लाभ और हानि। और लाभ और हानि तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपके पास सीपी भी हो और एसपी भी हो। बस उन्हीं की लैंग्वेज है, उन्हीं की दौड़ है, कुछ नई बात नहीं है। तो मुझे बेटा एक बार बोलिएगा, शीट नंबर 3 में कल हमने 40 सवाल कर लिए थे क्या? 25 किए थे, ठीक है जी। चलिए 25 सवाल किए थे बेटा, 25 तक तो कहानी सबकी कंप्लीट है। सवाल नंबर 1 से 25 में तो कोई डाउट नहीं है किसी का। 1 से 25 तक डन का मतलब ये प्रॉपर खुद से भी करने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मेरी क्लास देख लो और बोल दो कि हाँ सर क्लास देख ली काम हो गया, ऐसा नहीं। खुद से सॉल्व करना। आज आप करो, देन हो सकता है 2 दिन बाद में सेल्फ चीजें रिवाइज करो ना, तो आपको पता हो कि 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था। मैथ्स में बच्चों बड़ी समस्या यही आती है, बच्चे साथ साथ तो पढ़ लेते हैं लेकिन 2 दिन बाद में अगर सवाल मिलता है तो भूल जाते हैं। तो वो आप भूले नहीं बेटा, आपको याद रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर अभ्यास करते रहोगे तो चीजें बेटा 10 दिन बाद क्या, 20 दिन बाद क्या, 1 महीने बाद भी आपको याद रहेंगी, 6 महीने बाद भी आपको याद रहेंगी। लेकिन अगर आप सोचो कि सर मैं बिना रिवीजन किए याद कर लूंगा, तो याद करना पॉसिबल नहीं है। चलिए बेटा 26 नंबर सवाल की बात करते हैं। 26 नंबर सवाल की बात करते हैं और जरा सुनिएगा क्या कहानी है, क्या मामला है, क्या बात है। बेटा 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बेटा इस बात को समझो, मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं। मैंने 12 बुक्स बेची हैं, 12, तो इसका मतलब मैं बुक्स 12 ही तो लेके आया था बेटा। 12 किताबें लेकर आया था और 12 ही तो बेचूंगा। जितने आर्टिकल लाए हो उतने ही तो बेचोगे। ऐसा तो है नहीं बेटा कि आर्टिकल लेकर तो आए 10 और बेच दिए 15, ये तो नहीं होगा ना। जितने आर्टिकल ला रहे हो उतने ही बेचोगे। अच्छा, मेरे को सवाल में 12 आर्टिकल की बात की गई है। मेरे को क्वेश्चन में 12 आर्टिकल कह रहा है, 12 बुक्स कह रहा है, 12 कॉपीज कह रहा है, ठीक। अब 12 कॉपी मैं लेकर आया। आप ये मान लो, आप ये कल्पना कर लो बेटा कि एक कॉपी 1 रुपए की आती है। ये चीजें होती हैं अंडरस्टैंडिंग वाली। आप ये मानकर चलो बेटा एक कॉपी 1 रुपए की आती है, तो 12 कॉपी बच्चों बताओ 12 रुपए की आई होंगी क्या? जब एक कॉपी बेटा, एक कॉपी 12 रुपए, 1 रुपए की आती है, तो 12 कॉपी में मान लो ना 12 रुपए की आई होंगी। हाँ, तो सीपी आपका हो गया 12 रुपए, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। जब तुमने इनको बेचा, जब तुमने इनको सेल आउट किया, तो 3 प्रतियों के बराबर तुम्हें लाभ हो गया। इसका मतलब बेटा आपने प्रॉफिट इनको 3 रुपए का हुआ है क्या? मैं 12 रुपए की कॉपियां लेकर आया था, जब मैं इनको बेच रहा हूं तो मैंने 3 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसका मतलब बेटा इनका सेलिंग प्राइस 15 रुपए रहा है। ये मैं टोटल आपके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं। ये मैं आपके टोटल बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं, कहानी बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए 12 किताबें 12 रुपए की आई, इन पर 3 कॉपियों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो गया। यानी कि बच्चों आपको 12 रुपए पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आपने इनको 15 रुपए का बेचा होगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? क्या आपको ये बात क्लियर है बेटा? 12, 3 और 15 लिखना, ये मैंने अपने मन से माना नहीं है बच्चों, ये मैंने एज्यूम नहीं किया। दिस डेटा इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। उसमें लिखा गया है कि 12 किताबें बेचने पर 3 किताबों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 12 किताबें मेरी 15 रुपए की बिक गई। अच्छा, टोटल विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। टोटल विक्रय मूल्य बच्चों 1800 रुपए है, तो टोटल क्रय मूल्य आपका 1440 रुपए रहेगा क्या? सर जी ये 15 का 12 गुना है, ये भी 12 गुना है, ऐसे तो रहेगा, ऐसे तो रहेगा। हाँ हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है, 120 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता कि टोटल सीपी बताओ, टोटल सीपी कि कुल लागत मूल्य कितना था, तो ये बच्चों कुल लागत मूल्य आ गया। अगर मैं आपसे ईच कॉपी का, ईच बुक का पूछूं, प्रत्येक का, तो आप 12 में भाग देकर 120 रुपए बोलेंगे कि सर एक कॉपी 120 रुपए की आई थी। यानी कि दोस्तों अब मैं तुम्हें कहना यह चाहता हूं कि तुम्हें इस सवाल में अगली बार जब सॉल्व करना है ना, तो ये सब इतना लिखना नहीं है कि एक आर्टिकल 1 रुपए का तो 12 आर्टिकल 12 रुपए के, सब लिखना नहीं होता।
तुम्हें केवल इस बात को समझना है कि देखो इस लैंग्वेज को अगर मैं तुरंत समझूं तुरंत, तो मेरी समझ में एक बात आनी चाहिए। बात कहनी चाहिए सर जी कि 12 किताबें बेचने पर 3 किताबों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल लाभ हुआ। सीपी मान लो 12, प्रॉफिट मान लो 3 और सेलिंग प्राइस मान लो 15। एक किताब बिकती है 150 रुपए की, तो प्रत्येक किताब बच्चों 120 की आई होगी और 30 का प्रॉफिट रहा होगा। बस तुम्हें सवाल इतना सा करना है, ये इसका एनालाइज्ड मेथड है, तुमको पेपर में ये अप्लाई करना है, ना कि कोई ऐसे लंबे तरीके पर लिखकर कि माना 8 किताब का सीपी इतना माना ये माना ये, ऐसा कुछ नहीं करना होता। बस 12 3 15 लिखो और काम खत्म, आपका उत्तर आ गया है। डन। सवाल नंबर 27 बच्चों आपने कल की क्लास में कर लिया था। पहले आपको लिखना है आर्टिकल, फिर आपको लिखना है रुपीस। 11 आर्टिकल 10 रुपए में, बेटा 10 आर्टिकल 11 रुपए में आ गए। तो आपने कहा जी टोटल मेरा सीपी आ रहा है 100, टोटल मेरा एसपी आ रहा है 121, 21% का प्रॉफिट हो गया। और मैंने आपको यह भी बताया था ना कि आप इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करके भी बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करके भी बात ज्ञात कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बच्चों 28 नंबर सवाल तो आपने कर लिया होगा। देखो मेरे को ना प्रत्येक संतरे की क्वांटिटी की बात समझो। आप ये बता दो मेरे को प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज चाहिए, तो सर सीपीएसपी चाहिए। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे तो एक संतरा 3.5 का लिया है क्या? अरे 350 रुपए में 100 संतरे आए हैं तो एक संतरा बच्चों, एक संतरा 3.5 रुपए का मिला तुम्हें, और बेचा किस रेट पे? 48 रुपए दर्जन। इसका मतलब 4 रुपए का बेचा है, 4 रुपए का बेचा है बेटा तुमने। तो आपने कहा जी 7 और 8 का रेशो आ रहा है, सर 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को लॉस नहीं हो रहा, 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट वाला उत्तर आना चाहिए, मेरे हिसाब से उत्तर बनेगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल तो घर पे कर लिया होगा आपने, टॉपिक में कई अच्छी बातें पढ़ने के बाद बच्चों ये तो घर से बन गया होगा। जरा बताइए, रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी और 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो आप मुझे बताओ उसकी परसेंटेज हानि की बात करनी है, क्या होगी? देखो सिंपल सी बात समझो बेटा, 2 चॉकलेट 1 रुपए की खरीदी है, तो आप कह सकते हो क्या एक चॉकलेट खरीदी है 50 पैसे की और बेची किस रेट पे है? बेची है बच्चों 1/5 रुपए की। तो सीपी और एसपी का रेशो आ गया 5/2, लॉस हो गया 3/5 का, और ये हो गया 60%। एक मैंने आपको बताया था सर रेशो में लिखेंगे, ऐसे कर सकते हो क्या? आर्टिकल और रुपीस, आर्टिकल और रुपीस। तो सर मैंने 2 चॉकलेट खरीदी है 1 रुपए की, 5 चॉकलेट बेची है 1 रुपए में, ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। इनका गुणा करोगे 5, इनका गुणा करोगे 2, सर जी 5 रुपए का आर्टिकल 2 रुपए में बिक गया, 3/5 का लॉस हो गया, तो 60% का लॉस हो गया। नुकसान आना चाहिए 60% का। उत्तर सवाल का डी आना चाहिए, उत्तर सवाल का डी आना चाहिए। एक बार सवाल को पढ़ भी ले कि समझ नहीं आ रहा। अरे 2 चॉकलेट 1 रुपए की आती है, 2 चॉकलेट 1 रुपए की आती हैं, एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? 2 चॉकलेट 1 रुपए की आती हैं तो एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? कह रहे समझ नहीं आ रहा मेरे तो। 0.5 को आधा रुपया नहीं कह सकता। 2 चॉकलेट अगर 1 रुपए की आती है तो एक चॉकलेट आधे रुपए की आएगी, 1/2 की आएगी, 98 की आएगी। इनको समझ नहीं आता सर। देखो अब मेरी बात को समझना, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। 10 रुपए का 1 कप 100 कप लाएगा, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। लेकिन रास्ते में 20 कप टूट गए, जो कप टूट गए वो तो बिक नहीं पाएंगे, बाकी के बेच दिए 11 रुपए पर कप की दर से। बच्चों केवल 80 कप बेचेंगे क्या? हमने कप लिए तो 100 थे, जो 20 कप टूट गए वो तो बिक नहीं पाएंगे, बिकेंगे तो केवल 80 बिकेंगे। तो बस इतनी सी बात आपको ज्ञात करनी है। सर ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो 50 और 44 आना चाहिए। सर 6/50 का लॉस हो गया, जिसको कि आप 12% का लॉस कह सकते हैं। हमें केवल ये बात चेक करनी है, जिस सवाल में आपसे प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ पूछे उसमें सीपी और एसपी का रेशो बना दो। टोटल सामान पे कितना खर्चा हुआ वो सीपी, टोटल जो आपको रुपए मिले वो एसपी, बस उनका रेशो बनाइएगा, मामला खत्म। कुछ और नहीं करना, कोई और बात नहीं करनी। 3-4 लोगों से मेरी गुजारिश है बेटा, पिंकी, दिशा, तुम्हें सारे सवाल आते हैं बेटा, तो क्लास को क्विट करो, आराम से सो जाओ बेटा।
आराम से सो जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। जिन बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सो प्लीज बार बार रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है, एक बार कह दिया तो बात को समझ लेना। सुनो, पी रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ सामान खरीदा। बेटा मेरा सीपी कितना है? एक आर्टिकल बताओ, एक आर्टिकल। सर एक आर्टिकल तो पी बटा 12 रुपए का आता है क्या? अरे एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 पीस। पी रुपए में 12 पीस मिलते हैं तो एक पीस मिलेगा पी बटा 12 का। और बेचा किस रेट पे? बेचा है सर जी पी बटा 8 का। रेशो ले लो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? हो गया सवाल। इन्हें काटेंगे 4 से 2 और 4 से 3, कुल मिलाकर आप कहना गुरुजी 2 रुपए का आर्टिकल 3 में बिक रहा है तो 1/2 का प्रॉफिट हो रहा है, और 1/2 का मतलब 50% बनना चाहिए। सवाल का उत्तर सी आना चाहिए, कुछ और तो आपको काम करने की आवश्यकता है नहीं। देखो ये आपके सवाल में आर्टिकल बराबर करने होते हैं। आपको 75 आर्टिकल कर सकते हो आप आर्टिकल की बात कर सकते हो ना बेटा। यहां दिख रहा है मेरे को 25 कलमें, यहां दिख रहा है 15 कलमें, तो आप ये बता दो 75 कलम मान लो, 75 कलम 3 रुपए की आएंगी और 75 कलम बेटा 5 रुपए की बिकेंगी। 2/3 का प्रॉफिट होगा, और ये 66 से ही 2/3 हो गया। ये जो आपके सामने क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ये आर्टिकल बेस्ड चीजें आ रही हैं। इनमें हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। क्या ये सवाल तुम्हें पता लग गया ना कि सर 25 कलमें 1 रुपए में आती हैं तो 75 पेन मैंने इक्वल कर लिए। आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए क्वांटिटी इक्वल रखकर चलनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब आंसर अलग आया क्या सौरभ? है मेरी बात को समझ तो ले भाई। कह रहे जी मैंने एक कलम 1/25 की मानी, बेची 1/15 की। अगर बाय चांस मैं इनका 75 से गुणा कर दूंगा तो भी तो 3-5 ही बनेगा भाई। जरा बताओ तो सीपी और एसपी बताओ ना। 60 रुपए में 12 केले, तो बच्चों एक केला 5 रुपए का मिलता है। 32 रुपए में 5 केले बेचे तो एक केला बिकेगा 32/5 का। रेशो आना चाहिए 25 और 32, 7/25 का आपको फायदा हो गया, यानी कि आप कहना जी 28% का लाभ हो गया मेरे को। गोली की स्पीड से सवाल बनते जा रहे हैं, गोली की स्पीड से सवाल बनते जा रहे हैं। एक विक्रेता, अरे वाह सबका उत्तर आ गया। देखो आप आर्टिकल बेस भी काम कर सकते हो। 10 रुपए में 11 नींबू और 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है। आप चाहें तो इक्वल आर्टिकल कर लेवें और चाहें तो एक आर्टिकल पे कर लेवें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 10 रुपए के 11 नींबू आ जाते हैं, 10 रुपए के 11 नींबू आ जाते हैं तो एक नींबू 10/11 रुपए का आएगा क्या? एक नींबू इतने रुपए का आएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। आप कहना जी 4 नींबू का विक्रय मूल्य 5 रुपए है तो एक नींबू का विक्रय मूल्य ये आएगा। हाँ सर ये बनना चाहिए 8:11। हमें 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है। 3/8 का मतलब 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है सर जी। हानि का तो कोई सीन ही नहीं है, चीज सस्ती लेकर महंगी बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ही हो रहा है। आप ये सवाल बच्चों आर्टिकल और रुपीज से कर सकते हो। हाँ सर मैंने 11 नींबू खरीदे हैं, कितने रुपए के? 10 रुपए के, और बेचे हैं 4 नींबू 5 रुपए के। इनका गुणा करोगे 40, इनका गुणा करोगे 55। सर 15/40 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 3/8 का प्रॉफिट हुआ है, और इसको 37.5% बोल सकते हैं। आप देखो आपके पास सवाल करने के कितने विकल्प आ गए। आप चाहें तो ऐसे रेशो लिखकर सवाल कर सकते हैं, आप चाहें तो एक आर्टिकल पर सीपी एसपी ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहें तो नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करके भी अपना सवाल कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें आर्टिकल कितने? 11, इसमें कितने? 4, तो इनका एलसीएम आएगा 44। तो आप ऐसे कर लो 44 आर्टिकल का सीपी 40 रुपए, 44 का एसपी तो 55 रुपए। बात तो एक ही है ना बेटा? ये बताओ बात तो एक ही है ना? तुम्हें हर प्रकार से सवाल करना आना चाहिए। आर्टिकल बेस वाले ऐसे क्वेश्चंस में जानकारी चेक करने आनी चाहिए बेटा। तुम्हें एक आर्टिकल पर बात समझ में आए, तुम्हें रेशो समझ में आए, तुम्हें क्वांटिटी इक्वल करने की बात मिले, जैसा मिले वैसा कर लो, लेकिन सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए। डाउट आए 2 बार पूछो, सवाल 10 बार ट्राई करो, लेकिन पेपर में जाओ तो सटीक उत्तर मिलना चाहिए, और वो भी तुरंत, समय खर्च करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। 35 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है बच्चों? हो गया सबका उत्तर? वेरी गुड। देखो ये मैं लिखूंगा आर्टिकल और ये लिखूंगा रुपीज। आपने कहा जी 21 आर्टिकल लिए मैंने 7 रुपए में और 5 आर्टिकल बेच दिए 2 रुपए में।
इधर आएगा बच्चों 35, इधर आएगा बच्चों 42। 7/35 का बेनिफिट हो गया, 1/5 का 20% का गेन हो गया बच्चे। लॉस का तो कोई मसला ही नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है ना। आप नंबर ऑफ आर्टिकल भी इक्वल कर लेते, आप सिंगल आर्टिकल से भी कर सकते हो ना बेटा। सीपी और एसपी 7 रुपए में 21, तो 1 मिलेगा 1/3 का। विक्रय मूल्य बच्चों 2 रुपए में 5, तो एक आर्टिकल बिकेगा 2/5 रुपए का। इधर आएगा 5, इधर आएगा 6, प्रॉफिट 1/5 का 20% कहते हैं बच्चों। ये आर्टिकल बेस वाली सारी बातें क्लियर है क्या? एक विक्रेता 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। तो ये सवाल तो अब आपको सेल्फ करना है, आपने वैसे तो कर भी लिया होगा। अरे श्रुतिका तुम्हारा उत्तर अलग क्यों आया पूरी क्लास से? 32.25% गेन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। 25 आना चाहिए। अरे इसमें 5 आर्टिकल हैं, इसमें रुपए देख लो। 5 आर्टिकल 6 रुपए के, 2 आर्टिकल 3 रुपए के। इनका गुणा करोगे बेटा ये बनेगा 12, और इनका गुणा करोगे 15। 3/12 का बेनिफिट हुआ है, 1/4 का उत्तर आएगा 25%। ये बताओ देखो बेटा, कहानी देखो, इसमें टफ नहीं है। आप ठीक उसी प्रकार से काम करेंगे जो आपने अब तक किया था, ठीक उसी प्रकार से काम करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, एक्स अमरूद का बच्चों, एक्स अमरूद का जो सीपी है वो वाई रुपए है ना, और वाई अमरूद का सेलिंग प्राइस एक्स रुपए। अच्छा पहले बता मुझे, आर्टिकल इनके बराबर करने पड़ेंगे क्या? क्या बच्चों आर्टिकल बराबर करने पड़ेंगे? तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को y से गुणा कर लो। अगर मैं इसे y से गुणा करूंगा तो एक्स वाई अमरूद का सीपी वाई स्क्वायर रुपए आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। और एक्स वाई अमरूद का सेलिंग प्राइस बच्चों एक्स स्क्वायर रुपए आएगा। इतनी बात सही है क्या? मेरे आर्टिकल बराबर हो गए हैं बच्चों, मेरे आर्टिकल बराबर हो गए हैं। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस तो आया वाई स्क्वायर, सेलिंग प्राइस आया मेरा एक्स स्क्वायर। सवाल में दिया गया एक्स वाई से बड़ा है। बच्चों एक्स अगर वाई से बड़ा है तो इसका मतलब इस डील में तुम्हारा प्रॉफिट होगा क्या? बच्चों अगर एक्स वाई से बड़ा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगा। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट प्राइस कम आ रहा है, तो ये डील तो हमारी प्रॉफिट की है। सर लॉस तो कभी होगा ही नहीं, लॉस तो कभी होगा ही नहीं, ये बात सही। अच्छा आप बताओ प्रॉफिट कितना होगा? परसेंटेज में पूछा है, तो आप कहना गुरुजी मेरे को ना इन दोनों का डिफरेंस लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रॉफिट हुआ है, बटा में सीपी, गुणा में 100 और आना था बच्चों एक, ये ऑप्शन में ना 100 लिखा नहीं है, एक गुणा में 100 और आना था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, गुणा में 100% आना था। डी उत्तर बनना चाहिए, लेकिन 100 आप इसमें ना बेटा ऐड कर लेना, 100 लिखना मैंडेटरी है। हम 100 लिखे बिना ये परसेंटेज का साइन नहीं लगा पाएंगे, आपको परसेंटेज लिखना जरूरी है। इज इट फाइन? अब देखो इसी सवाल में सेम क्वेश्चन में अगर जो तरीका मैंने आपको बताया था अब वो भी ट्राई कर सकते हो, जो तरीका मैंने आपको समझाया था अब वो भी ज्ञात कर सकते हो। पहले लिखना है आपको आर्टिकल और यहां लिखना है आपको रुपीस। सर मैंने एक्स आर्टिकल वाई रुपए में खरीदे, मैंने वाई आर्टिकल एक्स रुपए में बेचे। इनका गुणा करोगे वाई स्क्वायर, इनका गुणा करोगे एक्स स्क्वायर। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो हमें अपना प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट होगा बच्चे, लॉस तो बनेगा नहीं। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर काउंट होता है, तो आप कहना जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये गुणा में 100 और परसेंट लगाओगे, इतने परसेंट का गेन। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, एक ही बात है। डी उत्तर बनना चाहिए, गलत दिया तो चेंज कर लेना, 37 में डी बनेगा। आगे बात समझ में? कोई तरीका नया नहीं है, वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही था, पर नंबर ऑफ आर्टिकल देने की बजाय उन्होंने एक्स वाई पर सवाल दे दिया, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। जरा बताइए 38 नंबर सवाल सेम है क्या? अरे वाह, आर्टिकल और रुपीस। सर जी 23 है, 23 रुपए में 20 रुपए। हिंदी की लैंग्वेज सही नहीं है बेटा,
हिंदी की लैंग्वेज सही नहीं है। 23 20 रुपए में खरीदी और 20 23 रुपए में बेची, ऐसा होगा। ठीक कर दिया, इंग्लिश में सवाल ठीक दिया हुआ है, चिंता की बात नहीं है बच्चों। 23 आर्टिकल आपने खरीदे 20 रुपए के और 20 आर्टिकल आपने बेचे हैं 23 रुपए के। सीपी आना चाहिए 400, सेलिंग प्राइस 529। सर जी 129 का प्रॉफिट हो रहा है 400 पे, गुणा में 100 और परसेंट, तो 32.25% को टिक करना, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 38 नंबर का उत्तर कैसे आया पता लग गया तुम्हें? अब सुनिएगा, देखो बेटा, अब थोड़ी सी कहानी आपके लिए अलग है, ध्यान से इस बात को समझना, एक एक बात को तरीके में पढ़ने की कोशिश करना। इसमें आपको 2 बार चीजें समझनी है। क्या मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से और इतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे। बच्चों पहले मुझे बोला कि 11 फल का जो सीपी है वो 100 रुपए है, और फिर बोला मुझे कि 9 फल का सीपी है वो 100 रुपए है। बेटा दोनों बार आपने इक्वल फल लिए, इक्वल, एक वर्ड दिया ना, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, इतने ही फल, तो दोनों बार आपको फल बराबर लेने हैं। तो बच्चों मैं 99 ले लूं क्या? पहले मैंने 99 फल लिए थे, क्या ये 900 रुपए के आएंगे? और यहां भी मैंने 99 फल लिए थे, क्या बच्चों ये 1100 रुपए के आएंगे? कुल मिलाकर आप कहना सर जी हमें ना 198 फल मिल गए हैं और हमारा टोटल सीपी 2000 रुपए आ गया है क्या? हमें टोटल फल मिल गए हैं बच्चों 198 और हमारी जेब से लग गए हैं 2000 रुपए, ऐसा मान लीजिए। तो अब मेरे को लाभ आने का परसेंटेज ज्ञात करना है। बच्चों ये बताओ, आपको एवरेज एक फल, एवरेज बच्चों आपको एक फल इतने रुपए का पड़ रहा है क्या? 2000 बटे 198 का एक फल पड़ रहा है ना एवरेज, और बेचा आपने एवरेज 10 रुपए का है। अरे 100 रुपए में 10 बेचते हो, 100 रुपए में 10 बेचते हो, तो इसका मतलब एक फल 10 रुपए का बेच रहे हो, तो इतने का लाकर 10 रुपए में बेचोगे तो सर जी रेशो बनेगा 200 और 198, यानी कि 100 और 99। कुल मिलाकर तुमने 100 रुपए लगाकर 99 लिए हैं, तो हमें इस डील में 1% का लॉस हो गया। ये आर्टिकल बेस्ड शीट चल रही है, ये आर्टिकल पर आधारित सवाल चल रहे हैं। आप लोगों से सवाल बन तो पा रहे हैं बेटा? लैंग्वेज को अवश्य पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़े बिना आपको सवाल करना नहीं आएगा। अगर आपको बोला ना उतने ही फल, दोनों बार आपको इक्वल लेने हैं, और इक्वल फल ले लिए, अब उनका सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना जी, एक बार मेरे सवाल को सुनना, कितना बेहतरीन, कितना अल्टीमेट, कितना शानदार सवाल है। एक दुकानदार ने एक निश्चित संख्या में पेन 20 की दर से 60 रुपए में खरीदे, यानी कि बच्चों 60 रुपए के 20 पेन। वही संख्या इक्वल नंबर एट 34 रुपीज 40, यानी कि 40 रुपए में 30 पेन खरीदे। आफ्टर दैट ही रियलाइज दैट ही हैड बॉट ओनली 60% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन। तब उसको एहसास हुआ कि मेरे को जितने पेन लेने थे ना, मैंने उसका 60% ही लिए हैं। अभी उसने बाकी के पेन 25 पेन 75 रुपए की दर में खरीदे, तो 12 पेन 35 रुपए में बेचे, तो इसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताओ। ऐसा देखो बेटा, पहले तो ये बंदा मार्केट में गया, इसने एक पेन देखे तो 60 रुपए में 20 मिलते हैं, 60 रुपए में 20 मिलते हैं। इसका मतलब बेटा बताओ, 60 रुपए में अगर 20 पेन मिलते हैं तो एक पेन 3 रुपए का मिलता है क्या? तुम एक दुकानदार के पास गए, तुमने कहा भैया ये पेन कितने का है? तो उसने कहा जी ये 20 पेन का डिब्बा है, 60 रुपए का है। 20 पेन का डिब्बा 60 रुपए का, तो जाहिर सी बात है आप ये इतनी गणित तो लगा पाएंगे कि आप कहना चाह रहे हैं जी एक पेन 3 रुपए का है। फिर आप एक और दुकानदार से पूछा भैया ये वाला पेन कितने का है? तो उसने कहा 30 के हिसाब से 40 रुपए में, यानी 40 रुपए के 30 पेन, 40 रुपए के 30 पेन। तो आप मुझे एक बात बताओ ना, यहां 30 पेन की बात कर रहा है, 20 पेन की बात कर रहा है, क्या मैं इनका एलसीएम 60 पेन मान लूं? देखो ये वाले आपने 60 पेन लिए, 60 पेन क्या 180 रुपए के आएंगे क्या? पहले वाले तुमने 60 पेन लिए हैं, क्या 180 रुपए के आएंगे? और दूसरे वाले भी आपने 60 पेन लिए हैं, सेकंड टाइप वाले भी आपने 60 पेन लिए हैं, बच्चों ये 80 रुपए के आ जाएंगे क्या? अरे बोलो बोलो, दूसरे वाले डिब्बे में 40 रुपए के 30 पेन थे,
इसका मतलब गुरुजी वो पेन तो 80 रुपए के। यानी आपने अपनी जेब देखी तो 120 पेन आप लोग ला चुके हो, 120 पेन आपको मिल गए हैं और आपकी जेब से 260 रुपए का खर्चा हो गया। सिर्फ एक बार बता दो बेटा, मैंने सवाल इतना पढ़ा है, यहां तक की बात को समझ लिया क्या? रामनरेश, इसमें तेरे को क्या समझ नहीं आया भाई? एक बार रेज हैंड कर ले, 1 to 1 मेरे से बात कर ले, मैं समझा दूंगा कि इसमें कौन सा पॉइंट डाउट में रह गया। 20 की दर से 60 रुपए में, इसका मतलब है 60 रुपए के 20 पेन और 40 रुपए के 30 पेन। दोनों पेन आपने बराबर बराबर लिए हैं, तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम 60 मान लिया। 60 पेन पहले लिए, 60 पेन बाद में लिए, तो 120 पेन ले लिए, 120 पेन ले लिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात पल्ले पड़ गई क्या बच्चों? तुम लोग ना 120 पेन तो ले चुके हो, 120 पेन तो ले चुके हो और तुम्हारा खर्चा हो गया 260 रुपए। खर्च के 260 रुपए। लेकिन अब तुम्हें एहसास हुआ, अब तुम्हें एहसास हुआ कि जितने मुझे पेन एक्चुअल में चाहिए थे उसका 60% ही आया है। यानी बच्चों ये जो 120 पेन है ना, ये जो 120 पेन तुमने लिए है ना, ये असल में 60% ही आया है। यानी आपको 40% पेन और चाहिए, 40% पेन और चाहिए। यानी बच्चों आपको 80 पेन और लाने हैं क्या? तुम्हें घर से बोल के भेजा था कि 200 पेन लेके आना। जब तुम 120 पेन ले लोगे तो आप यही मानोगे ना कि 60% तो आ गए, 40% और लेने हैं, यानी कि 80 पेन आपको और लेने। अच्छा, ये वाले आपने लिए तो 75 रुपए में 25, मतलब एक पेन 3 रुपए का, तो 80 पेन 240 रुपए के आएंगे। तुम्हें 120 पेन लेने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि अभी मेरे पास 60% पेन आए हैं, मुझे 40% पेन और चाहिए। अगर 60% का मतलब 120 है तो 40% का मतलब कितना होगा? 80। 80 पेन कितने के आएंगे? 240 के, क्योंकि भाव चल रहा है बच्चों 75 रुपए के 25, एक पेन 3 रुपए का, तो 80 पेन 240 के। कुल मिलाकर बच्चों आप ये कहना कि सर मैं 200 पेन लेकर आया और 200 पेन में हमारी जेब से 500 रुपए का खर्चा हो गया। काटा पीटी मचाकर, आतंक मचाकर आप ये कह सकते हो क्या कि सर एक पेन आपको 2.5 रुपए का पड़ रहा है? 2.5 रुपए बोलो या 5/2 बोलो, बात तो एक ही है बच्चों। सारी कहानी में एवरेज एक पेन तुम्हारा 5/2 रुपए का आ रहा है। एक पेन का कॉस्ट प्राइस का जो एवरेज है ना, वो 2.5 रुपए का पड़ रहा है। और आपने बेचा किस रेट पे? आपने बेचे हैं जी 35 रुपए के 12 पेन, यानी एक पेन आपने बेचा है 35/12 का। एक पेन आपने बेचा है 35/12 का। तो अगर मैं ये जानकारी थोड़ी काटापीटी कर लूं बेटा, 2 से कटेगा 6 बार, 5 से कटेगा 7 बार, तो 6 रुपए का सामान 7 में बिक रहा है। 6 का सामान 7 में बिकेगा तो 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट आ जाएगा। इस पूरे सवाल को एक बार पढ़ लेना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात आपको चेक करनी है। हाँ, ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो गया प्रिंस, इससे पहले वाली क्लास भी पढ़ लेता। डायरेक्ट आज ज्वाइन करके क्या कर लेगा भाई क्लास में? इस पूरे सवाल में एक एक बात को, ऊपर दी गई बात को पढ़ लो, और किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट रह गया तो एक बार रेज हैंड कर लेना, अपन बात कर लेंगे 1 to 1। बच्चे कोई सवाल में कोई समस्या है तो। आर्टिकल तुम्हें समझने जरूरी है, आर्टिकल तुम्हें समझने जरूरी है। बिना आर्टिकल पे तो बात बन नहीं पाएगी, काम हो नहीं पाएगा, सवाल कर नहीं पाओगे। हेलो। हाँ चांदनी बेटा बताओ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर ये पेन जो 20 की दर से 60 रुपए में थे, एक पेन की कॉस्टली थी, ठीक है, लेकिन ये 60 पेन कैसे ले लिए? 60 पे मतलब? जैसे ये 60 पेन का कॉस्ट प्राइस 180 वो सही है, लेकिन 60 पेन हम इसको कैसे लिए? इधर 20 लिखा हुआ है और इधर 30 लिखा हुआ है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। वही लिया है बेटा बस मैंने। अच्छा, इससे पहले भी कुछ में हमें आर्टिकल इक्वल करने हैं। ये रेट है वही संख्या, वही संख्या का मतलब जितने पेन आपने यहां लिए हैं उतने ही पेन आपने यहां लिए हैं, तो इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं करा। जी ओके, थैंक यू सर, समझ गए। किसी और का इस सवाल में कोई डाउट है भाई? किसी और का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? एक बालक ने कहा जी कि तो बहुत लंबा तरीका है, कोई आसान बता दो। अरे ये बहुत आसान है, ये तो मैंने आपको छोटे बच्चों की तरह एक एक स्टेप लिखकर बताया है। ये तो मैंने एक एक बात तुमको ऐसे लिखकर दी है, तो आपको इसमें टाइम लगा है। हम ये सवाल माइंड में करेंगे,
तो कितना बढ़िया प्रकार से कर पाएंगे, कितना अच्छे से कर पाएंगे कि भैया 20 पेन 60 में 30 के इतने, तो 60 यहां लो, 60 यहां लो, ये 60 180 के, ये 60 80 के, 120 पेन पे इतने रुपए लग गए। अब हमें 80 पेन और लाने हैं, अब हमें 80 पेन और लाने हैं, तो ये 240 रुपए के आएंगे, क्योंकि एक पेन 3 रुपए का है, एक पेन 3 रुपए का है। कह रही 200 500 समझ नहीं आया। अरे दीपा थोड़ा दिमाग तो लगा लो, थोड़ी बुद्धि तो लगा लो अपनी, है। पहले तुमने 120 पेन लिए इतने रुपए के, फिर 80 पेन लिए इतने रुपए के, अरे टोटल तुमने 200 पेन ले लिए क्या? पहले तुम बाजार से 120 पेन खरीद कर लाए, बाद में 80 पेन लेकर आए, तो कितने कितने पेन ले आए? 200 पेन ले आए क्या? और खर्चा कितना कर दिया? 260 का पहले कर दिया, 240 का बाद में कर दिया, 500 का खर्चा कर दिया। बात को पढ़ तो लो एक बार, सवाल में जो टर्म यूज किए गए हैं उनको एक बार देखने की हिम्मत तो कर लो। 50 बार आपने टाइप कर दिया, 200 500 कैसे आया, 200 500 कैसे आया, 200 500 कैसे आया? उतने में एक बार सवाल ही पढ़ लेते, क्या पता बात समझ में आ जाती। अर्थमेटिक में एकमात्र गेम होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना। अगर आप सवाल पढ़ लेते हैं तो आपको सारी बात समझ में आ जाती है, लेकिन आप सवाल नहीं पढ़ते भाई साहब, तो मामला बड़ा खतरनाक है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सुनो, और सौरभ पहले मेरे सवाल समझ लिया कर, उत्तर देने की बजाय दांत निकालने की बजाय ना, जो समझाता हूं पहले बात को समझ लिया कर भाई। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, पता नहीं कितनी वस्तुएं, 5 वस्तु प्रति रुपया, 5 वस्तु प्रति रुपया का मतलब क्या होता है? 1 रुपए में 5। तुम दुकान पे टॉफी लेने गए, दुकानदार ने कहा जी 5 टॉफी 1 रुपए की, तो इसका मतलब 1 रुपया दोगे तुम्हें 5 टॉफी मिलेगी। आई बात समझ? और उतनी ही वस्तुएं 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदी। तुम दुकान पे गए, दुकानदार से कहा, दुकानदार साहब ये मेरे पास टॉफी तो नहीं है, ये है, मैं ये मान लेता हूं, ये वाले चने हैं, चने। दुकानदार से बोला कि भाई साहब ये चने क्या रेट दिए? तो दुकानदार कहता जी 1 रुपए के 5, 1 रुपए के 5। एक उस दुकान पे ये थे सीड्स, उसके पास ये सीड्स थे, तो आपने कहा ये सीड्स क्या रेट दिए? तो उसने कहा जी ये 1 रुपए के 4, 1 रुपए के 4। तो आप मुझे बताओ, आपने दोनों चीजें बराबर ली, आपने दोनों बातें बराबर परचेज करी हैं, आपने क्वांटिटी बराबर ली है, तो मैं 4 और 5 का एलसीएम 20 मान लूं क्या? बेटा आप ये बताओ, मैं 4 और 5 का एलसीएम 20 मान लूं? तो आप ये बताओ, पहले मैंने 20 आर्टिकल, फर्स्ट टाइप वाले, ये वाले 20 आर्टिकल लिए, तो बच्चों मेरे को 4 रुपए देने पड़ेंगे क्या? 4 रुपए देने पड़ेंगे क्या? आपने कहा जी 5 वस्तुएं 1 रुपए की, तो 20 वस्तुएं आएंगी 4 रुपए की। अच्छा, दूसरे वाले आर्टिकल भी आपने 20 लिए हैं क्या? सवाल में बोला है उतनी ही वस्तुएं, तो 20 आर्टिकल आपने ये भी ले लिए, 20 आर्टिकल आपने ये भी ले लिए। बच्चों ये वाले 5 रुपए के आएंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों आर्टिकल देखूं तो 40 आर्टिकल तुम्हारे पास टोटल आ गए हैं, तुम्हारे पास टोटल मिलाकर 40 वस्तुएं आ गई हैं। और बच्चों तुम्हारी जेब से 9 रुपए लग गए क्या? तुम्हारी जेब से 9 रुपए लग गए क्या? इतना सवाल समझ में आ गया? ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी अगर मैंने 40 वस्तुएं खरीदी होती तो मेरे को 9 रुपए लगते, मेरे को 9 रुपए का क्रय मूल्य पड़ता, 9 रुपए का कॉस्ट प्राइस पड़ता। बच्चों मैं बेचने गया तो मैंने कहा जी 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 2 रुपए है, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 2 रुपए है। इस हिसाब से मैंने आर्टिकल बेचे हैं। मैंने कहा भाई 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 2 रुपए है। अब यहां देखो, तुम्हें 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता है, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता है। एक बार यहां भी आर्टिकल इक्वल कर ले, एक बार यहां भी आर्टिकल कर ले, तो आप कहना सर जी एक काम करो ना, आप 360 आर्टिकल ले लो, 360 आर्टिकल का सीपी आएगा 81 रुपीज, 9 गुना किया। इसका आप 40 गुना करोगे तो 360 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ रहा है 80। ये ऐसे लिखना नहीं होता कि का आर्टिकल का सीपी, चीजें दिमाग में होती हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों अगर मैं 360 आर्टिकल पे डील करता तो पूरी डील में तुम्हें 1 रुपए का लॉस होता क्या? अगर मैं 360 आर्टिकल की लिया बेची करता, उनको खरीदता, उनको बेचता, तो 81 का सामान आता, 80 में बिकता,
इसका मतलब हमें 1 रुपए का लॉस होता, हमें 1 रुपए का लॉस होता, 1 रुपए का नुकसान होता। लेकिन सवाल कहता हमें 3 रुपए की हानि हुई है, वो कहता 3 रुपए की हानि हुई है। तो आर्टिकल कितने हैं? तो बेटा आर्टिकल मतलब 1080 आर्टिकल पे काम हो रहा था, 1080 आर्टिकल पे काम हो रहा था, 1080 आर्टिकल की बात हो रही थी। बस इतनी सी बात है, इतना सा काम है और कुछ करना नहीं। आर्टिकल आपको बराबर लेने थे बच्चे, दोनों बार हमने आर्टिकल इक्वल इक्वल खरीदे, तो हमने एक आर्टिकल का सीपी निकाल लिया, एसपी निकाल लिया। यानी कि मैंने ये समझ लिया कि 360 आर्टिकल पे डील करते तो 1 रुपए का घाटा होता। 3 गुना कर लो सीधा, 1080 पे 1080 पे करोगे तो हमें इतने रुपए की बात मिल जाएगी। ऐसा सेकंड वाले डब्बे में किया है। क्या है सेकंड वाले डब्बे में? कहां बनाया डब्बा मैंने? अच्छा वो डब्बे जो हमारे पास है वो पूछ रहे हैं क्या? अबे छोड़ो ना यार। उसमें सीड्स हैं, सीड्स, पंपकिन सीड, उसमें कई प्रकार के सीड्स होते हैं मिक्स किए हुए। कभी कभार क्या होता है, चलती क्लास के बीच में जब 5 मिनट का आपका ब्रेक होता है, जिसमें हम कई बार ऐसा लो फील करते हैं कि थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो एक एनर्जी बूस्टर के लिए रखते हैं अपने पास कुछ चीजें ऐसी नेचुरल पंपकिन सीड की। कुछ ये देख लो, ये से अच्छे आते हैं, इसमें अलसी भी है, सीड्स भी हैं, कई प्रकार की चीजें हैं जो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। साक्षी कह रही है जी सीड्स आप कैसे खा लेते हैं? बताऊं, खा के बताऊं कैसे खाते हैं? ये देखो, ये मेरे हाथ में सीड्स हैं, ये पंपकिन सीड है और ये ऐसे खा जाते हैं, ऐसे। बढ़िया, 1 नंबर टेस्ट होता है इसका। सुनो, कितना बढ़िया सवाल है बच्चों, कितना बढ़िया सवाल है, सुनिएगा बेटा। 14 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचता है। आपने कहा सर जी मैंने 14 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचे, ठीक, जिसमें उसे 40% का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। 1 दर्जन उसने कितने रुपए में खरीदे थे? 1 दर्जन उसने कितने में लिए थे? 24 रुपए के लिए थे बेटा। देखो अगर थोड़ी सी चीज को समझो ना तो आपको दिमाग इनमें लगाना नहीं होता। आप एक बात बताओ बेटा, मेरे को किसी चीज पे 40% का प्रॉफिट कब होगा? जब मैं 10 रुपए का सामान लाके 14 में बेच दूंगा तो मेरे को 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे तुम 100 रुपए का सामान लाके 140 में बेच दो या 10 रुपए का सामान लाके 14 में बेच दो तो 40% कमा लोगे ना। अच्छा मैं एक बार इस 5 नींबू की बात कर रहा हूं, 5 नींबू, 5 लेमन, 5 नींबू की बात कर रहा हूं। ये 5 नींबू मैंने 14 रुपए में बेचे तो मुझे 40% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब बच्चों ये नींबू मैंने 10 रुपए के लिए थे क्या? अरे 14 में बेचने पर 40% कमा रहे हो, इसका मतलब आपने इनको 10 रुपए का परचेज किया था क्या? आपने इनको 10 रुपए का लिया था, तो इसका मतलब बच्चों आपने 1 नींबू 2 रुपए का लिया था क्या? इसका मतलब आपने 1 नींबू 2 रुपए का लिया था। और बच्चों डजन पूछा है, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो 12 नींबू आपने 24 रुपए के लिए थे, 12 नींबू आपने 24 रुपए के लिए थे। सवाल आपके माइंड में करने वाला है, तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं थी। सर ये 14 रुपए 40% प्रॉफिट पे है, तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, 5 नींबू 10 रुपए के आते, 1 नींबू 2 रुपए का आता, तो 12 नींबू 24 के आते हैं। 42 नंबर तक की बात सबको क्लियर है? ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब वस्तुओं पर आधारित। ये नहीं है कि सामान 100 रुपए का लाया 200 का बेच दिया। ये आर्टिकल पे आपको लैंग्वेज घुमाएगा और आर्टिकल की बात तो आपको पढ़नी आनी चाहिए। जरा सुनिएगा, मैं आपको सवाल समझा रहा हूं बेटा। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है, 40% का लाभ कमाता है। बच्चों 40% का लाभ कमा रहा है, तो यानी इसका सीपी एसपी 5-7 में आना चाहिए क्या?
ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। अगर बच्चों आप सीपी एसपी 7 5 7 कर रहे हैं तो आर्टिकल आपको 7 से 5 करने पड़ेंगे क्या? आर्टिकल तुम्हें 7 से 5 करने पड़ेंगे ना। तुम 10 रुपए में अगर 7 पेन लेकर आते थे तो अब तुम्हें 10 रुपए में 5 बेचने पड़ेंगे। 10 रुपए में 7 लेकर आते थे तो अब तुम्हें 10 रुपए में 5 बेचने पड़ेंगे। इसमें तुम्हें 40% का लाभ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने कल भी किया था ना? अरे बताओ। ये सुनो बेटा, ये एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार सवाल है। इसको आप एक बार टेक्निकली समझो कि सवाल की भाषा क्या है। ये सवाल पेपर में बहुत आते हैं बेटा, इस टाइप के सवाल। सीपीओ में तो खासकर छांट छांट के यही सवाल डालता है। सौरभ मेरे भाई, तेरे को मेरी बात समझ में कब आएगी यार? कोई दिमाग में खराबी है क्या यार? 10 बार कह चुका हूं, तेरे को मेरी बात समझ नहीं आती क्या? रोज रोज के सेम नाटक होंगे क्या भाई? अब मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर कहेगा मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया बिना बात के। एक बार कुछ बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो यार एक बार समझ पढ़ भी तो ले। क्या पता कोई बात मैं डंकी बता दूं सवाल में तेरे को, पर ये बोलता है कि साहब मेरे से बुद्धिमान तो कोई है नहीं क्लास में, मास्टर का क्या है, तो टाइम पास कर रहा है। मैं तो हूं मतलब बहुत बुद्धिमान बालक। एक बार आप बात को समझो, देखो सवाल का भाव क्या है। सवाल का भाव क्या है? 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% का लाभ हो? पहले तो आप सवाल का एक बार बेसिक समझो कि बेसिक में आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चों मैं एक बार देखो 12 संतरों की बात कर रहा हूं, ठीक? मैं एक बार 12 संतरे की बात कर रहा हूं। 12 संतरे आपने 60 रुपए के बेचे। कितने के बेचे? 60 रुपए के। 60 रुपए के बेचे। इसमें तुम्हें 25% का घाटा पड़ गया। ये 60 रुपए बच्चों 25% की वैल्यू है। ये 60 रुपए बच्चों 25% घाटा, यानी 3 की वैल्यू है तो आपको 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है क्या? अरे 25% लॉस का मतलब क्या होता है? 4 का सामान 3 में बेचा, तो 60 रुपए अगर 3 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है 80 रुपए। यानी आप ये कह सकते हैं क्या कि 12 संतरे का सीपी जो है, सीपी मतलब आ गया 80 रुपए। सही है? 12 संतरे का जो क्रय मूल्य है, तुम्हारा जो खरीद मूल्य है, ये तुम्हें 80 रुपए के आते। एक संतरे का सीपी सर 80/12 रुपए आएगा क्या? एक संतरे का सीपी 80/12 रुपए आएगा क्या? यानी मैं इसको 23 बटा, माफ कीजिएगा, एक संतरे का क्रय मूल्य 20/3 रुपए आना चाहिए। एक संतरे का क्रय मूल्य इतना आना चाहिए। अच्छा, अगर तुम बेटा 25% का लाभ कमाना चाहते हो, 25% का लाभ कमाना चाहते हो, तो प्रत्येक संतरा इस रेट में बेचना चाहिए। प्रत्येक संतरा इस रेट में बेचना चाहिए। तो आपने कहा जी हां, हमें एक संतरा 25/3 रुपए का बेचना चाहिए। हमें एक संतरा 25/3 का बेचना चाहिए। तो आप कहना जी 25/3 रुपए में एक संतरा, और 100 रुपए में तो 1 गुणा 3/25 गुणा में 100। तो 12 संतरे बेचिएगा। अगर आप 100 रुपए में 12 संतरे बेचिएगा तो हमें इस सौदे में, इस डील में 25% का लाभ हो जाएगा। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि सर आपने यहां से डायरेक्ट 80 रुपए था, 25% कमा के 100 रुपए, 100 के 12 क्यों नहीं कर लिया? हाँ हो जाता, लेकिन वो ना हर सवाल में नहीं हो पाता, हर क्वेश्चन में नहीं हो पाता। तो ये इस सवाल का बेसिक तरीका होता है बच्चे, ये इस सवाल का बेसिक तरीका होता है। क्या एक बार आपको बेसिक वाली बात समझ में आई क्या? अब देखो, आप इस सवाल का जो तरीका तुम्हें पेपर में लगाना है वो समझो। तो तुम्हें पेपर में काम करना है उस पर बात करो, ये पेपर में नहीं लगाना बच्चे। इतना बड़ा सवाल मत करना। देखो आप ना डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, N1 गुणा 100 प्लस माइनस P&L बटा A1, N2 गुणा
100 प्लस माइनस पी एंड एल A2। अरे रुक जाओ 1 मिनट, ये क्या है ये समझो। देखो कुछ मत करना, आप ये बताओ पहले कितने हैं? 12 संतरे, 12 संतरे। 25% की हानि है, मतलब 75। कितने रुपए में? 60 रुपए में। कितने रुपए में? 60 रुपए में। दूसरी बार कितने आर्टिकल बेचे? ये आर्टिकल कितने बेचे मेरे को पता नहीं है। 25% का लाभ हो जाए और 100 रुपए हो जाए, ये आपको काउंट करना है, ये तुम्हें काउंट करना है। बस इतनी सी बात को समझना है बेटा, सवाल में सारा काम हो जाएगा। तुम्हें इसमें ज्यादा कोई एफर्ट्स मारने की नीड होती नहीं है। जब ये बोले ना कि इतने रुपए में इतना, इतने रुपए में इतना, तो बस इन बातों को वेरीफाई कर लेना। 15 से काटोगे 5 बार, 15 से काटोगे 4 बार, 4 से काटना 25 बार, 25 5 125, सब कुछ कट गया, एन का मान आ गया जी 12। तुम्हें पेपर में सवाल ऐसे करना है। जब भी आपको कोई सवाल ऐसा बोले ना कि 60 रुपए में इतने संतरे बेचने पर इतने % का लॉस हो गया, तो 100 रुपए में कितने बेचे कि उससे 25% का लाभ हो जाए, तो डायरेक्ट तुमको एक लाइन में उत्तर ज्ञात करना है। ये सब चीजें बेटा आपको ऐसे बच्चों वाली नहीं करनी। अब इसमें आप कह रहे थे जी लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ। एक संतरे का तुम्हें सेलिंग प्राइस मिल गया, तो आप कहना जी 25/3 का बिकता है एक संतरा, तो 100 रुपए के कितने बिकेंगे? 1/3 गुना 25 गुना 100, काटोगे 12 संतरे, बन जाएगा। तो याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो भाई कोई बात नहीं, जिनको रहेगा वो कर लेंगे, मत करना। जिनको याद रहेगा वो कर लेंगे, जिनको याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, कर लेंगे बेटा अपने हिसाब से। एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे? बेटा 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 5 और 6 रहेगा। सीपी और एसपी में 5 6 रहेगा। अगर 5 6 रहेगा तो आर्टिकल 6 से 5 होंगे क्या? आर्टिकल 6 से 5 होंगे क्या? हाँ। आपने बेचे तो 20 हैं, तो खरीदे आपने 24 होंगे क्या? अरे बेचे तो आपने 20 हैं, तो खरीदे आपने 24 होंगे क्या? पर यह मेथड तभी काम करता है जब आपके रुपए बराबर हो। यहां भी 100 रुपए हैं, यहां भी 100 रुपए हैं, रुपीस आपके बराबर है, तो जानकारियां पढ़ने में दिक्कत नहीं है, फिर कोई समस्या नहीं है। जैसे अब एक बार मेरी निवेदन की बात है बेटा, एक बार आप सुन लेना, है ना। हालांकि देखो ये सवाल अगर मैं ट्रिक से करता तो कितना आसान। देखो 90 कलम 90, 20% की हानि 80, बटा में रुपए कितने? 80 बराबर 90 कलम 20% का लाभ और बटा में रुपए कितने, ये पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। आपने कहा सर कुछ नहीं करना सवाल में, 80 80 90 90 कैंसल, एक्स आ गया जी 120, उत्तर आ गया। वो कौन थे जो कह रहे थे हमें याद नहीं रहेगा, उनके लिए मेरे पास एक तरीका और है, उसको समझ लेना। 90 पेन का सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, लेकिन 80 रुपए में बेचने पर, 80 रुपए में बेचने पर तुम्हें 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब आपने इनको खरीदा 100 रुपए का था क्या? आपने इनको खरीदा 100 रुपए का था क्या? सर जी एक पेन का सीपी, एक पेन का सीपी आएगा 100/90, यानी कि आप कहना जी 10/9 रुपए आएगा। तुम्हें एक पेन इतने रुपए का पड़ता है। 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाना है बच्चों, तो एक पेन तुम्हें 6/5 गुणा करना पड़ेगा, इतने रुपए का बेचना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। सर जी एक पेन मेरे को 4/3 रुपए का बेचना पड़ेगा। एक पेन मेरे को 4/3 रुपए का बेचना पड़ेगा, 20% का लाभ कमाना चाहता हूं तो एक पेन का एसपी 4/3 रुपए, तो 90 पेन का, सर 90 पेन का 4/3 गुणा 90 करेंगे तो 120 रुपए आ जाएगा। ये लो, अब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक एक लाइन पे चल के एक एक लाइन को निकालें, और उससे बढ़िया बच्चों ये आसान नहीं है कि ये तरीका। देखो यही तो करोगे कि आर्टिकल कितने हैं? 90, 20% का घाटा मतलब 80/80 रुपए। यहां भी 90 आर्टिकल हैं, 20 का नफा कमाना है, बटा में एक्स, काटा पीटी मचाओ, एक्स का मान आ गया 120। अब दोनों में से जो तुम्हें उचित लगे, जिसपे आपको लगे कि टाइम कम लग रहा है सर जी, वो कर लेना भाई, वो कर लेना। 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने बेचे कि 25% की हानि हो? बेटा हानि का मतलब ये आदमी घाटा उठाना चाह रहा है। ये कह रहा है जी अपन 4 का सामान लाके सब 3 में ही बेच देंगे, 4 का सामान लाके सब 3 में बेच देंगे, अपने को तो जीवन में घाटा चाहिए, घाटा।
तो इसका मतलब आर्टिकल आपने 3 से 4 बेचे होंगे क्या? तुम आर्टिकल 3 लाकर 4 बेच रहे होंगे क्या? अगर मैं 15 आर्टिकल लाया हूं तो 20 बेचूंगा क्या? अगर मैं 15 आर्टिकल लाया हूं तो 20 बेचूंगा क्या? राजन इस सवाल का उत्तर दे रहा था 12। मेरे भाई राजन, एक बार थोड़ा बुद्धि लगा के बता, तो 1 रुपए में 15 आम खरीदता और 1 रुपए में 12 आम बेचता, तो क्या इसमें लॉस हो सकता है कभी? नहीं, इसमें तो प्रॉफिट होगा। अगर तुम ज्यादा आर्टिकल लाकर कम आर्टिकल बेच रहे हो बेटा, वो तो प्रॉफिट की डील हो गई। नुकसान कब होगा? जब तुम ज्यादा आर्टिकल कम लाओ और ज्यादा बेचो। ये तो प्रैक्टिकल चीज है बेटा, ये तो आम व्यवहारिक जीवन की बातें हैं। इसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ चीजें ऐसे बताने वाली होंगी। जरा बताओ तो। 50% का लाभ लेना चाह रहा हूं, यानी 2 से 3 करना चाह रहा हूं, तो आर्टिकल 3 से 2 है, मैंने खरीदे 9 है, तो बेचेंगे 6 बेटा, बेचेंगे 6। 50% का प्रॉफिट हो जाएगा ना? ये सवाल मैंने कल भी बताए थे आपको। अब देखो, ये सवाल तुम बेसिक से करते तो तुम्हें आधा पन्ना भरना पड़ जाता। मैं कह रहा हूं एक लाइन कैसे। 64 सेब है, ओके, 25% का लाभ हो रहा है, 125 बटा में 60 रुपए, रुपए बटा में आएंगे बेटा। कितने से बेचने चाहिए? एन। 40% हानि उठानी है, 60 बटा में रुपए कितने हैं? 36। क्या आपको तरीका समझ में आया बेटा? क्या आपको बात समझ में आई? रुपए बटा में ही करने हैं सर। 6 से काटोगे 10, 6 से काटोगे 6, ये 12 से काट लो, 12 से काटोगे 5, 12 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 20। सर 5 से काट दीजिए 25, 5 से 5 और 4, 4 से 16, खूब काटा पीटी करो, एन आ जाएगा 80। दिव्य ज्योति पहले कह रहे थे कि फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं होगा, फिर कहते कि हमेशा रुपए बटा में करने हैं। नहीं, हमेशा नहीं करने भाई, जब ऐसा सवाल आए तब बटा में करने हैं। अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाए तो रुपए बटा में नहीं करने हैं। अगर सवाल ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए तो रुपए बटा में नहीं करने हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन पे रुपए बटा में करने हैं। तुरंत मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए, फिर मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। जरा मुझे बताओ बेटा, पहले मैं 25 लिखूं, जितना पूछूं उतना बताओ। इसके गुणा में क्या लिखूं? अरे इसके गुणा में क्या लिखूं, जल्दी बताओ बाबू भैया। 90 बटा में कितना लिखूं बेटा? बटा में कितना लिखूं? 2500 बराबर कितनी वस्तुएं? एन। 20% का लाभ कमाना है, 120 बटा में कितना? 2400। सर जी, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता। 2 जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 24 पांजा 120, 5 से 18, एन का मान 18। अब दोस्तों, मैं तुम्हें इस सवाल का इससे कोई आसान तरीका नहीं बता सकता। अगर तुम्हें लगता है कि हमें इस तरह ये नहीं करना, कुछ और बता दो, तो मैंने आपको बेसिक बताया है, वो आप उससे कर लो बेटा। बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, पहले उसको कर लेना। अब उसमें तुम्हें टाइम कितना लगे मैं नहीं जानता, पर ऐसे तो बहुत तेज कर पाओगे। ये तरीका सबको समझ में आ गया? ये अच्छा है बेटा, इसीलिए तो बताया गया है। वाह सौरभ, अभी आए हैं उठ के नींद से, कह रहे हैं जी डिडंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो बेटा मैं क्या करूं? मेरा मन तो बेटा इससे पहले ही ब्रेक लेने का था, पर एक बार ये सवाल कर दीजिए। 96 वस्तुएं, 35% की हानि, 144 रुपए। कितनी वस्तुएं? 17% का लाभ बटा में 108 रुपए। इतना ही तो काम करना है सर। 13 पंजा 65, 13 निमा 117, 9 से 12 और ये 12 और ये 8, एन का मान आ गया जी 40। कितनी देर में उत्तर आया तुम्हारा इस सवाल का? कितनी देर में आया? 15 सेकंड में आ गया, 20 सेकंड में आ गया, सफिशिएंट है। राजी हो सवाल से आप? चलो अब 5 मिनट का ब्रेक लो, आगे मिलते हैं बच्चे।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। आपको ये सारे सवाल करने में खूब मजा आ रहा होगा, क्योंकि तेज गति में उत्तर आ रहा है तो दिक्कत नहीं है सवाल करने में ना। तुरंत उत्तर करें। वैसे तो ये आपका होमवर्क का सवाल था। 6 सिलाई मशीनें 5% के लाभ पर 105 में रुपए कितने? 63,000। 15% के लाभ पर कितनी मशीनें? 8 मशीनें। 8 मशीनें 115 और बटा में कितना आ रहा है बच्चों? ये ज्ञात करना है x। सिर्फ गुणा भाग करने हैं और कुछ नहीं है सवाल में। सर अगर मैं 105 से काटूंगा 6 बार कटेगा 600 और ये कटेगा 100 बार। x आएगा 800 गुणा में 115, 15 820 और 8 92 हजार रुपए उत्तर आ गया। उत्तर तेज गति में आना चाहिए और वो आ रहा है सर, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। सेम क्वेश्चन है बेटा। थोड़ा हिंदी की लैंग्वेज में उठापटक हो रही है, थोड़ा हिंदी की लैंग्वेज ठीक नहीं है। ये बीच में ना बेटा एक ये लाइन गलत आ गई, ये एक लाइन थोड़ी बीच में गलत आ गई ना, इसको आप काट देना, ये वाली एक लाइन बीच में काट देना। 48 गुणा 90 बटा 2160 करना है तो n बराबर 112 बटे 2016 करना है। ये लो बेटा, ये आपकी कैलकुलेशन है। आप मुझे बताइए कोई नंबर पूरा कट जाएगा तो कर लोगे बेटा आगे? तो आगे सेम सवाल हो जाएगा। उत्तर तुम्हारा आ भी गया, नहीं आया तो ज्ञात कर लेना। तरीका मैंने बता दिया है, गुणा भाग ठीक से करो। खोखा तुमने गुणा भाग में गलती कर दी मेरे भाई। क्या ये भी सवाल सेम है क्या? ये तो हमने भी किया था, वही सवाल है। और ये भी एकदम सेम सवाल है। लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या होगा। 18 गुणा 90 बटे 11664 है तो n बराबर 110 बटा में 17,424 है। हो गया बेटा सवाल। सिर्फ इसमें तुम्हें n का मान ज्ञात करना है। 0 0 काट दो, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 6 4, 11 5 55, 9 2 88 4। 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 2 6, 18 8 6, 9 9 81, 9 6 54। ये 18 से कट जाएगा। 18 छिका 108, 126 72। n आना चाहिए 1584 बटा में 72। 2 बार कटेगा 144, 2 बार कटेगा n आ जाएगा 22। 22 आपके सवाल का उत्तर। ये शीट आपकी हो गई बेटा कंप्लीट। तो शीट नंबर 3 में जो आखिरी सवाल ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें मैंने आपको सारे सवाल बता दिए बेटा। शीट नंबर 3 कंप्लीट मान ली जाए, सारे सवाल कर लोगे आप। कहीं ऐसा नहीं है कि बाकी इसमें से भी कल 10 क्वेश्चन ले आओ जी, हमसे तो बना ही नहीं। हाँ प्रिंस, क्लास ओवर बेटा, इतनी होती है क्लास रोज अपनी। शीट नंबर 4 में क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। हमने एक टॉपिक आपको बताया था और उस समय बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था कि एक्चुअली ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। कुछ याद आ रहा है? एक टॉपिक मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे कहा था कि एक टॉपिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो बार बार काम आएगा। इतनी बार ये यूज आएगा कि आप इसकी आवश्यकताएं कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और उसी टॉपिक के बारे में अब हमें चर्चा करनी है बच्चों, जिसका नाम है जी एलिगेशन। एक सेकंड रुक जाओ। एक मैं इसको मेल कर दूं, फिर तुम्हारे लिए अगली क्लास को शुरू करते हैं।
चलो, कहाँ इतना बतिया रहे हो भाई बच्चों। एलिगेशन 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 एक कॉन्सेप्ट है और प्रॉफिट लॉस के सवालों में भी ये भर भर कर काम आता है। इसमें तुम्हें एक बात समझनी है बच्चों, वो है हमें जो रेशो मिलता है वो क्वांटिटी का मिलता है या उनके सीपी पर मिलता है, ज्ञात करेंगे। कुछ चीनी बेटा ये 8% के भाग पर, बाकी की 18 पर, टोटल का 14% का लाभ हो गया बेटा। इनका डिफरेंस आएगा 6 और इनका माफ कीजिए 4 और इनका आएगा 6। 2:3 में हम ये कहानी को ब्रेक कर सकते हैं। तो 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची सर? 1000 अगर 5 का मतलब है तो आपको 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 400 केजी आना चाहिए। क्या इस प्रकार के जो इतने इजी सवाल हैं इनको तो बेटा सेल्फ कर लोगे ना आप लोग? मैं सोच रहा हूं कि ये सवाल तुम्हें घर से करने को दे दूं मैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं कल की क्लास में ले आओ जी हमें तो ये आता नहीं है बता दो। एलिगेशन पहले पढ़ा चुका हूं, कई बार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक साइड में लिखना है 20, एक में करना है आपको 10, सब पे आपको 13 कमाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन बेटा मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं 60 आएगा और ये आएगा 140। वो जो भी पूछे वो ज्ञात करना आसान है। छोड़ दूं सवाल बेटा? ये 6 क्विंटल है, इसको बोलते हैं 600 किलोग्राम। तो 600 किलोग्राम को डिवाइड कर लेना बेटा। बेटा ये बता दो, एक व्यक्ति 50 रुपए कलम की दर से 50 कलमें खरीदता है। 40 कलमों को तो 5% के लॉस पर बेचता है, बाकी कलमों को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि कुल लाभ इतना हो? तो आप बताओ, किसको तो बेचा 5% के लॉस पे, इनको किस रेट पे बेचे कि हमें टोटल डील पे 10% का प्रॉफिट हो जाए? रेशो इनका 4:1 में आना चाहिए क्या? 40 कलमें बेच दी, 10 कलमें बाकी हैं, तो आप कहना जी इनका डिफरेंस आ रहा है 15, तो यहां पे आना चाहिए 60। 60 से संख्या बड़ी आएगी, उत्तर 70 बनेगा। सी उत्तर देने वालों इस बात को समझ के चलो, जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना। अगर आपको परसेंटेज वाली क्लास पता है तो हमने ये बात सीखी होगी कि ये क्वेश्चन क्लास में पहले हो रखा है। सर 2/5 हिस्सा 6% के लॉस पे, बाकी हिस्सा कितने पे पता नहीं है। पूरी डील में 10% का लाभ है, इसको प्लस कर लेना बेटा। रेशो इनका 2:3 बनेगा क्या? 2/5 का मतलब होता है कि टोटल हिस्सा 5 है तो आपने 2 बेच दिया, 3 बाकी है। इनका डिफरेंस 16 बनेगा। 16 अगर 3 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू आएगी बेटा 32/3, यही आना चाहिए क्या? और इनका डिफरेंस लोगे, उत्तर मेरे हिसाब से यही लग रहा है, और तो कुछ बात लगती नहीं है, और तो कुछ बात होनी नहीं चाहिए, यही आंसर बनेगा फ्रैक्शन में। तो बेटा पार्ट 1 की क्लास को पढ़ो। इफात कितनी बार मैंने बता दिया यार। 8वां सवाल मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क का सवाल है, एलिगेशन। ये देखो बेटा, ये बताओ, एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे ज्वार खरीदता है, 20 अनाज बर्बाद हो जाता है। वह शेष अनाज बेचने की योजना इस प्रकार बना रहा है कि कुल मिलाकर उसको 40% का लाभ हो। उसे किस कीमत पर प्रति किलोग्राम में अपना अनाज बेचना चाहिए? किस रेट पर उसको अपना अनाज बेचना चाहिए? देखो सिंपल एक इजी कायदे की बात है बच्चों। आप 5 किलोग्राम मान लो कि 5 किलोग्राम अनाज लाए थे। सर 5 ही क्यों माना आपने? क्योंकि 20% वेस्ट हुआ है ना, तो मुझे 20% इसका ज्ञात करना आसानी से पता है। 1 किलोग्राम वेस्ट हो गया बच्चों। 30 रुपए पर किलोग्राम की रेट से लाए हो, यानी आपको 150 रुपए का खर्चा हुआ है क्या? 5 किलो ज्वार लाने में तुम्हारा 150 रुपए खर्चा हो गया। तुम इस पर 40% कमाना चाह रहे हो बेटा, 40% कमाना चाह रहे हो, यानी आप चाह रहे हो आपको 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, यानी आपकी जेब में 210 रुपए आ जाए, आपकी जेब में इतने रुपए आ जाए। पर बेटा इतना रुपया कमाने के लिए आपको 4 किलो अनाज बेचना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका बेटा 1 किलो अनाज तो वेस्ट हो गया, 1 किलो तो बर्बाद हो गया। ये सवाल ठीक वैसा ही तो है कि कब टूट गए।
अंडे फूट गए, जो अनाज वेस्ट हो गया वो बिक नहीं पाएगा, तो उसको आपने फेंक दिया, तो 210 रुपए 4 किलोग्राम अनाज से चाहिए, तो आपको 1 किलोग्राम 52.5 रुपए देने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा तुम्हें सवाल को संभल कर चलना है। देखो आपने कहा सर जी 13.5 वाली चीनी है और 16 रुपए वाली चीनी है, ये चीनी 80 किलोग्राम है और ये चीनी 120 किलोग्राम है, तो आपने कहा जी रेशो आ रहा है 2:3 में। क्या ये मीन वैल्यू ज्ञात करनी आती है? मिश्रण का तुम्हें रेट ज्ञात करना आ रहा है? आप कहना बिल्कुल सर, इनका डिफरेंस आ रहा है 2.5, 2.5 के भाग करूंगा 5, तो यहां बनेगा 1 और यहां बनेगा 1.5, सर 15 रुपए रेट आ रहा है। सर जी 15 रुपए का रेट पड़ रहा है मिश्रण का, लेकिन ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि 20% कमाना भी तो है बेटा, 20% कमाना भी है, तो 18 रुपए पर केजी पर यह सामान बेचिएगा, 18 रुपए पर केजी पर यह आर्टिकल बेचिएगा, तुम्हें फायदा भी होगा, तुम्हारा लाभ भी होगा, दिक्कत की बात नहीं आएगी। फाइन। ये सुनो जी, क्या कहानी है, क्या बात है। एक विक्रेता ने एक घड़ी, बेटा इस सवाल को पढ़कर मुझे बताओ, क्या तुम्हें इसको पढ़ते ही कुछ परसेंटेज ब्रेक मेथड की बात फील हो रही है? हमने एक घड़ी, एक दीवार घड़ी, ये दोनों मिलाकर 390 में खरीदे। जो घड़ी है, जो वॉच है, ये तो आपने बेच दी 10% के लाभ पर। जो दीवार घड़ी है, इसको बेचा है बेटा आपने 15% के लाभ पर। तो ऐसे लिख लूं क्या? ऐसे कर लूं? अच्छा, टोटल तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 390 था, इस पर कम से कम 10% का लाभ होना चाहिए, यानी 39 रुपए का लाभ तो होना ही चाहिए कम से कम। लाभ हुआ है बेटा 51.5 का, लाभ हुआ है 51.5 का। तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या ये 12.5 रुपए फालतू आ गए? ये जो 12.5 रुपए फालतू आए हैं, इस 5% के कारण आए हैं क्या? ये जो 12.5 रुपए आए हैं बच्चों, ये 5% के कारण आए हैं। तो 10% 25, 100% 250, दीवार घड़ी 250 रुपए की है और ये 140 रुपए की है। मेरे से अगर घड़ी की कीमत पूछता तो भी पता है, दीवार घड़ी की भी पता है, पर दोनों का अंतर पूछा है, 110 रुपए आना चाहिए। जिन बच्चों ने परसेंटेज वाली क्लास बहुत बढ़िया प्रकार से पढ़ी है, उनके लिए सवाल ये आसान लग रहा होगा। अरे आदर्श भाई कितनी बार कमेंट करेगा? प्रोफाइल पे जाओ, सारे बैच मिल जाएंगे। सुनो, ये हालांकि बच्चों एक नया कंसेप्ट है, ये एक नई बात है, ये तुम्हें मैं आगे बताऊंगा, आगे समझाऊंगा। एक व्यापारी ने 8400 रुपए की दर से 2 बैल बेचे। दोनों बैल आपने सेम रेट पे बेचे, 8400 का ईच बेचा है, ईच प्रत्येक, ठीक। पहले बैल को बच्चों इसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी पहला बैल जो होगा ये 5 रुपए का लाकर 6 रुपए का बेचा। दूसरे बैल को बेटा इस प्रकार बेचा कि पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। देखो दोनों बैलों का विक्रय मूल्य सेम है, इसका मतलब नहीं, गलत बात, एकदम गलत बात। दूसरा बैल बेटा आपने 6 रुपए का ही बेचा है। अरे दोनों को सेम रेट पर बेचा है, दोनों को सेम रेट पर बेचा है। अगर दोनों को सेम रेट पर बेचा है तो दूसरा बैल भी आपने 6 का ही बेचा होगा, और इसको आपने 7 का लिया होगा। क्या इसको आपने 7 का लिया होगा? क्योंकि पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट ना लॉस। इसका मतलब फर्स्ट वाले में अगर 1 रुपया कमाया है तो सेकंड में 1 का लॉस हो गया। अरे मैं 2 चीजें बेच रहा हूं बेटा, एक पे फायदा एक पे लॉस। पूरी डील में नो लॉस नो प्रॉफिट कब होगा? जितना पहले वाले में कमाया है उतना दूसरे वाले में लॉस खा लिया। अब देखो ना, मेरे को टोटल सीपी मिल रहा है 12, टोटल एसपी भी मिल रहा है 12, इसका मतलब ना मेरा प्रॉफिट ना मेरा लॉस। पहला बैल मैंने 5 का लाके 6 का बेचा, दूसरा बैल मैंने 7 का लाके 6 का बेचा, दोनों पर मुझे 12 रुपए की कॉस्टिंग आई, 12 मिल गई, मेरा काम खत्म। तो आप बताओ सेकंड वाले बैल पे मेरे को लॉस कितना हो गया? सर जी 1/7 का हुआ है, उत्तर बनेगा 14 सही 2/7। सर आपने 7-6 क्यों माना? आपने उसको 6-5 क्यों नहीं माना? क्योंकि मेरे को दोनों का सेलिंग प्राइस सेम मानना है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम मानना है। ऊपर सवाल तो पढ़ो, उसमें लिखा है कि एक व्यापारी ने 8400 रुपए की दर से 2 बैल बेचे, यानी दोनों बैल आपने सेम रेट पर बेचे हैं। जब सेम रेट पर बेचे हैं भाई, तो आप इसका एसपी का अमाउंट सेम मानोगे ना,
आप इनको अलग अलग थोड़ी मान सकते हो बेटा, फिर तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने 6 5 कर दिया, अरे ऐसे तो कुछ भी मान लोगे आप, ऐसे तो कुछ भी मान लोगे ना बेटा। ऐसे पहला मैंने 5 से 6 मान लिया, ऐसे सेकंड वाले को आप 13 12 मान लो, ये लो उत्तर अलग बनेगा। आपको ये बात नहीं है कि मैं क्या मानूं, आपको इस चीज को इक्वल रखना था, इसलिए आपने 7 6 माना। तो 7 6 मानने की कला कैसे आई, बात समझ में आई तुम्हें? हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है बच्चे व्हेन एसपी इज सेम, व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम। और इस सेलिंग प्राइस सेम के कम से कम मैं तुम्हें करवाऊंगा 20 क्वेश्चन, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, 30 भी हो जाएं, पर एसपी सेम रखने वाले हम कम से कम 20 सवाल करेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंट बात क्लियर हो जाए। जब भी कभी एसपी सेम की बात बने तो ये तरीका तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाएगा, ये मेरा वादा है, चिंता मत करो आप। ये सवाल मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें बताने की नीड है बेटा। कुछ वस्तुएं मैंने बेची हैं 8% के लाभ पे, बाकी की 12% के नुकसान पे, कुल मिलाकर 6% का प्रॉफिट। सर जी यहां आएगा 18 और यहां आएगा 2, 9 और 1 आना चाहिए। अगर 80 को 9 1 में तोड़ोगे तो क्या 72 और 8 बनना चाहिए क्या? 80 को 9 1 में डिवाइड करने का एक ही तरीका है और कुछ बात पॉसिबल नहीं है। सुनो, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 40% के लाभ पर, बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े 40% की हानि पर, शेष कपड़े, देखो आप टोटल कपड़े 4 मान लो, 2 बार तुम्हें आधा आधा करना है इसलिए, ठीक। सर मैं कह रहा हूं आधे कपड़े मतलब 50%, 2 40% के लाभ पर बेचे, बचे कपड़े कितने? 2, बचों के आधे यानी एक कपड़ा आपने बेचा है 40% के लॉस पे, शेष कपड़े मतलब एक, ये तुमने लागत मूल्य पर बेच दिए बेटा। अगर कोई चीज लागत मूल्य पर बेचते हैं तो ना तुम्हें प्रॉफिट होगा ना तुम्हें लॉस होगा, ना तुम्हें प्रॉफिट होगा और ना तुम्हें लॉस होगा। क्या डेविएशन लगा दोगे क्या? क्या ये सवाल डेविएशन का बन गया? सर जी यहां से आएगा प्लस का 80, यहां से माइनस का 40, यहां से 0, और ये 4 लोगों में तोड़ दीजिए तो 10% का प्रॉफिट आ रहा है मेरे को। पूरी इस सौदे में, पूरी इस डील में 10% का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। आपको भी पड़ रहा है क्या? एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, ये टेबल है, ये चेयर है। सर मेज को बेचता है 10% की हानि पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर। पूरी डील में इसको 10 रुपए का लाभ होता है, यानी बेटा 2% का लाभ हो रहा है क्या? तो इनका डिफरेंस 8, इनका डिफरेंस 2, मेरे हिसाब से 2 3 में तोड़ दो बेटा। तो टेबल आएगा 200 रुपए का, कुर्सी आएगी 300 रुपए की। जो पूछे वो ज्ञात कर लेना, जो पूछे वो ज्ञात कर लेना, एक ही बात है। कर पाएंगे सवाल? अरे पिंकी 500 का 2% 10 ही तो आया होगा। पूरे सौदे में अगर 10% कमाया है, 10 रुपए कमाए हैं, तो 10/500 गुणा 100 करो। पिंकी कोई बात भी समझ में नहीं आ रही है क्या यार? इतना कुछ पढ़ लिया, रेशो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, इतनी बातें पढ़ ली, अभी भी दिक्कत हो रही है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि 2% कैसे आया? कैसे सवाल करोगे? कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक, टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए के खरीदता है। टाइप 1 के केक को 15% के लाभ पर, टाइप 2 के केक को 10% की हानि पर बेचता है। तो आप ऐसा मुझे बता दो ना, जो टाइप 1 का केक है वो तो आपने बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, सेकंड का केक बेचा है 10% की हानि पर। पूरे सौदे में तुम्हें 30 रुपए का लाभ हुआ। अरे आप 30 रुपए का लाभ ऐसी तो ज्ञात करोगे 30/900 गुणा में 100। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर पूरे सौदे में 10/3% का लाभ होगा क्या? प्लस में आएगा ये। अरे बोलो बोलो ना। अब पूरे सवाल को 3 से गुणा कर सकते हो। 3 से गुणा करोगे ये 45 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। रेशो की बात है, गुणा करना आपके लिए आसान है। माइनस का 30 है, प्लस का 10 है, अंतर बनेगा 40। प्लस का 10 है, प्लस का 45 है, 10 है, अंतर बनेगा 35। सर 1, 8 और 7 में इनका क्रय मूल्य आएगा टोटल। आप कहना सर जी टोटल इनके 900 रुपए लगे। 900 रुपए अगर 15 की वैल्यू है, 60 बार कटेगा। टाइप 1 वाले केक 480 के और टाइप 2 वाले केक 420 के आए हैं क्या? अच्छा अब एक बात बताओ,
टाइप 1 के तुमने 3 केक लिए थे, 3 केक आए हैं 480 के, तो एक केक 160 का आया होगा क्या? टाइप सेकंड के तुमने 6 केक लिए हैं, 420 रुपए में 6 केक आ गए, तो एक केक 70 रुपए का आया होगा क्या? ये असल में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है ही नहीं बेटा, ये एलिगेशन चल रहा है। एलिगेशन जितना बढ़िया से क्लियर है उतना बढ़िया से सवाल बन जाएगा। आप ये सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हो, आप ये सवाल बेटा एलिगेशन से भी कर सकते हो। मुझे बता दो, एक बार करके बताऊं क्या सेल्फ कर लोगे सवाल ये? अरे जल्दी से बताओ ना, हो जाएगा ना? मेरे को डर लग रहा है कहीं कल तुम पूछ नहीं लो, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा कि सर हमें तो ये आया ही नहीं, हमें तो सर पता ही नहीं चला कि एक साइड में प्लस का 15 करना है, एक में माइनस का 10 करना है, ये तो समझ में नहीं आया। जब हम मिश्रण टॉपिक पढ़ रहे थे, मिक्सचर, तब मैंने एक बात आपको बताई थी, शायद तुम्हें याद हो, कि यदि कोई दूध वाला व्यक्ति दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है तो जितने परसेंट का पानी मिलाएगा उसे उतने परसेंट का लाभ होगा क्या? भाई जितने परसेंट का पानी मिलाओगे उसे उतने परसेंट का ही लाभ होगा। ये 28.33% का मतलब क्या है सर? इसका मतलब होता है, देखो आप यूं कह सकते हो 20 + 8.33। बहुत बढ़िया राजन, क्या बात है यार। 1/5 1/12 17/60 आ गया। यानी आप कहना जी अगर 60 लीटर दूध है ना तो 17 पानी मिलाना पड़ेगा। अगर आप क्रय मूल्य पर बेचते हैं तब, क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो ये काम होगा। तो दूध में पानी किस अनुपात में मिलाता है? दूध में पानी, दूध 17 60 है तो पानी मिलाएगा 17। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। आप सबको ये नियम तो याद है ना? आपको लग रहा होगा बच्चे कि इस शीट में सर जी कुछ नया नहीं हो रहा, जो इससे पहले पास्ट में पढ़कर आए हैं वो सारी बातें रिवाइज हो रही हैं, वो सारी बातें रिकॉल हो रही हैं। आप ये ध्यान रखना कि यदि हम दूध को क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो जितने परसेंट पानी मिलाओगे उतने परसेंट का लाभ होगा। आपका जो मैंने फाउंडेशन कोर्स का पार्ट 1 पढ़ाया था ना, ये पार्ट 1 का रिवीजन हो रहा है बच्चे, पार्ट 1 का रिवीजन हो रहा है। सुनो, कुछ भी नहीं है सवाल में, आपको पलक उठाकर सवाल देखना भी नहीं है बच्चे। मुझे एक बात बताओ, दूध वाले ने लागत मूल्य को मिश्रण पर बेचकर इतने परसेंट का लाभ कमाया, ये जानकारी है क्या सर? ये जानकारी है 20 और 16 सही 2/3, 1/5 और 1/6 सर जी 11/30 है क्या? अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इस दुकानदार ने 30 लीटर दूध में 11 लीटर पानी मिलाया होगा। अगर ये क्रय मूल्य पर बेचता है, कोई कंडीशन भी लागू होती है ये, अगर वो सीपी पर ही बेचता है, जिस रेट पे लाया उसी रेट पे बेच रहा है, तो आपको बोलेगा कि भाई इतने दूध में इतना पानी डाल सकते हैं। अब आप उस दुकान पर गए, आपने टोटल क्वांटिटी खरीदी बेटा 41 लीटर। अगर आप 41 लीटर खरीदोगे तो इसमें से आपको पता है तुम्हारे हिस्से में दूध आएगा 30 और 11 आएगा पानी, यही तो होगा। तो आपने कहा जी दूध की सांद्रता बताओ। सांद्रता का मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि दूध का परसेंटेज कितना है। सर दूध 30 है, कितने में से? 41 में से। दूध कितना है? 30, कितने में से? 41 में से। तो बच्चों 3000/41 करना है, और ये 41 से 7 बार कटेगा, 287 आना चाहिए, 13 बार कटेगा 0, और ये 3 बार कटेगा 73 पॉइंट समथिंग, उत्तर सही बनेगा। आपसे मिश्रण में दूध की सांद्रता पूछी है। सांद्रता का मतलब होता है बच्चे कॉन्सेंट्रेशन, कि टोटल में से दूध कितने परसेंट है, तो 73 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा। सवाल का उत्तर सही बनना चाहिए। क्या आप लोग याद कर पाएंगे? सुनो, आपको मैंने एक मूल मंत्र दे रखा है कि जब कभी लाभ हानि का परसेंटेज पूछे, जैसा भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो बेटा, लाभ हानि का अगर परसेंटेज पूछे तो सीपी और एसपी का रेशो बनाने पे दिमाग लगाओगे? आपकी बुद्धि, आपका दिमाग ये सोचेगा सीपी और एसपी का रेशो कैसे बनाऊं? बना दो। 25 लीटर दूध लिया है बच्चों 12 रुपए की कीमत पे, तो टोटल तुम्हारा सीपी इतना आ गया क्या भैया? ऐसे गुणा लिख लिया करो। अच्छा, दूध लाए थे 25 लीटर,
5 लीटर इसमें पानी चिपका दिया मेरे भाई, अब ये हो गया 30 लीटर। अब 25 नहीं बचा, अब ये हो गया 30 लीटर। और बेचा किस कीमत पे? 10.4 पे बेचा है सर। कुल मिलाकर आप कहना मालिक 300 रुपए का सामान 312 में बेच दिया, 4% का प्रॉफिट कमा लिया गया। डायरेक्ट ये बात समझ पाओगे। अगर आप इन बातों को रिवीजन करते हैं तो पुरानी बातें आपके माइंड में रिकॉल होंगी कि ये सब पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है सर। अच्छा, इसमें बताओ दूध कितना लाए हम? इसमें दूध कितना लाए बेटा खरीद के? बताओ कितने लीटर लाऊं बेटा? सर सवाल में दिया ही नहीं है, आप 4 लीटर मान लो। 25 रुपए की कीमत पे मैं दूध लाया 4 लीटर, 26 रुपए की कीमत पे 5 लीटर बेचूं क्या? अरे बेचूंगा तो 5 ना बेटा। जब 4 लीटर लाया था तो उसमें 1 लीटर पानी डाल दूंगा, 4 लीटर लाकर उसमें 1 लीटर पानी डाल दूंगा बेटा, क्योंकि सर पानी तो फ्री का मिलता है, इसके तो पैसे लगते नहीं है। तो 100 रुपए का सामान 130 में बिक गया मालिक, 30% का फायदा हो गया। यह है दोस्तों डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई दुकानदार बेईमानी करता है तो बेईमानी वो अपने फायदे के लिए करता है। एक दुकानदार कहता है जी मैं अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, कह रहा है मेरे को प्रॉफिट से मतलब नहीं है। भाई साहब अपन तो समाज सेवा करते हैं, जिस रेट पर सामान खरीद कर लाए थे उसी रेट पर बेच देते हैं। लेकिन 945 ग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। देखो आपने उससे 945 ग्राम सामान मांगा, उसने आपको कुछ कम दिया है बेटा। 26% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो आप कहना गुरुजी इसका मतलब होता है 13/50। यानी अगर ये आर्टिकल बच्चों 50 रुपए का लाया है तो 63 रुपए का बेचना चाहिए क्या? अगर ये आर्टिकल बच्चों 50 रुपए का लाया है तो 63 रुपए में बेचने की उम्मीद रखता है क्या? अरे क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, और देखो यही तो इनके वजन का रेशो बनेगा। जब मैंने को सीपी पर ही बेचना है, क्रय मूल्य तो सेम है बच्चे, तो लाभ इसने वजन में गड़बड़ी करके कमाया है। और आपको पता है कि जब हम वजन में कम करते हैं, कम वजन का प्रयोग करते हैं, तो सीपी और एसपी में रेशो यही बनेगा। ये 945 ग्राम की वैल्यू है क्या? असल में उसको सामान 750 ग्राम ही दिया है, क्योंकि 63 एकम 63 बचेगा 215, 15 गुना है बचे, ये 15 गुना बनेगा 750 ग्राम। कल की क्लास में आपको मैंने ये बताया था ना कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कैसे काम करता है। सर वो कम वजन को ज्यादा बोलकर आपको दे देता है। तो सीपी और एसपी में रेशो ऐसे बनाना है। ये सवाल तो अपना रिपीट हो गया, और आप इसको घर से दोबारा फिर से करना ना, दोबारा ये सवाल घर से करना। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद में दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, कह रहा जी कमाई नहीं करनी। ये 27.5% का मतलब क्या है बेटा? सर ये 11/40 होता है क्या? है 11/40 होता है। मतलब ये हो गया कि अगर आप उस दूध दुकान से 51 लीटर सामान लेकर आओगे ना, तो दूध तो मिलेगा तुम्हें 40 लीटर और पानी मिलेगा 11 लीटर। यही होगा बेटा, दुकानदार ने ऐसे रखा है मिलाकर। अगर एक व्यक्ति 102 लीटर सामान लेकर आता है तो उसको पानी कितना मिल गया? सर जी उसको ना 102 में से 22 लीटर तो पानी दे दिया गया। 102 लीटर अगर ये खरीद कर लाया है ना बच्चे, तो असल में इसको 22 लीटर तो पानी दे दिया, इतना तो पानी चिपका दिया भाई। दूध की तो बात छोड़ो आप। सुनो, एक मिश्रण को शुद्ध क्रय मूल्य से 25% अधिक कीमत पर बेचता है, इस प्रकार उसे 40% का लाभ होता है। दूध और पानी का अनुपात क्या है? बेटा एक बात बताओ, सीपी और एसपी है ना, हम लोग कैसे करते हैं बच्चे? हम ऐसे देखो, इसका मान लो रेट जो भी है 4 रुपए कीमत है और इसकी कीमत 5 रुपए। अरे इसकी कीमत अगर 4 रुपए है तो आपने 5 रुपए में सोचा है, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा लिया? सर प्रॉफिट कमा लिया आपने 40% का। यानी फाइनली ये रेशो इनका 5-7 होना चाहिए, फाइनल रेशो होना चाहिए। तो क्वांटिटी आपने एक्स से वाई करी है, क्वांटिटी आपने एक्स से वाई करी है क्या? क्वांटिटी आपने एक्स से वाई करी है क्या?
अरे बोलो भाई, बोलो, कुछ बोलो। हम इनका गुणा करके लिखते हैं, इनका गुणा करके लिखते हैं। तो आप बताओ, x के स्थान पर x और y का रेशो चाहिए। x के स्थान पर 5/4 कर सकते हैं और y के स्थान पर 7/5 कर सकते हैं। देखो, जब इसका इससे गुणा करूंगा तो 7 आ जाएगा, इसका गुणा करूंगा तो 5 बन जाएगा। तो 25:28 होना चाहिए सर जी, 25:28 बनना चाहिए। लेकिन ये जो मिश्रण आया है, ये मिश्रण किसका आया है? दूध पानी का नहीं आया, ये इनिशियल मिश्रण और फाइनल मिश्रण आया है। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास दूध था 25, अंत में दूध था 28। तो दूध में पानी कितना मिलाया है? दूध में पानी मिलाया जी 3 तुमने। दूध में पानी कितना मिलाया? 3। दूध और पानी का अनुपात पूछा था, वो 25:3 आना चाहिए। सवाल का उत्तर बनेगा सी। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 50:6 लिख कर दिया है। तुम ढूंढ रहे हो 25:3 तो है ही नहीं, 25:3 तो है ही नहीं। अरे 25:3 बोलो या 50:6 बोलो, क्या फर्क पड़ता है बच्चे? रेशो की तो बात है ना। तुम्हारे अधिकतम बच्चों के मन में यही आ रहा था कि 25:3 तो है नहीं है, अब की बार मास्टर फंस गया, अब की बार ये फंस गया, अब की बार नहीं कर पाएगा, 25:3 से तो बात बनेगी नहीं। अरे 25:3 लिखो, 50:6 लिखो, 75:9 लिखो, 100:12 लिखो, बात तो एक ही है ना बेटा। 100:12 मिले, बात तो एक ही है। अरे स्टार्टिंग में तुम्हारे पास दूध था 25 लीटर, लास्ट में हो गया 28 लीटर। तो ये 3 लीटर तुमने पानी डाला होगा ना यार, 3 तुमने पानी डाला होगा ना। पानी डाल रहे, सवाल में कह रहे हैं एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है। आप ये बात सोचो, इस बात को प्रूव करो। देखो, मैं 25 रुपए की कीमत पर दूध लेके आता 4 लीटर और मैं 28 लीटर दूध बेचता 5 रुपए की कीमत पे, तो 100 रुपए का सामान 140 में बिकता, तो मुझे 40% का लाभ होता क्या? छब्बीस नंबर सवाल को देख के मुझे लग रहा है आपको ये सवाल घर से करना चाहिए। बाकी मुझे इसमें ऐसी कोई विशेष बात लगती नहीं है कि मैं आप कुछ बताऊं आपको, बस इतना सा करना है। अब ये इतना सा मैंने कैसे कर दिया, ये तो जान लेना बेटा। ये 4 बार कटेगा और ये 8 बार कटेगा। 5 का सामान 8 में बिक रहा है, 7% हो गया। ये 5 और 6 कैसे आए आपको क्लियर है? 5 और 6 कैसे आए तुम्हें क्लियर है ना? कल क्लास नहीं है, क्यों नहीं है? कल क्लास है, 100% है। हाँ, परसों क्लास नहीं है बेटा, 19 और 20 तारीख को आपकी क्लास नहीं है। मुझे कुछ अर्जेंट काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना है, इसलिए 19 और 20 तारीख की क्लास नहीं है। इसके बाद मंडे को होगी। एक दूध वाला दूध में थोड़ा पानी मिलाकर बेचता है, मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 74% है। दूध वाला दूध और पानी को इतने % डिस्काउंट पर बेचता है। शुद्ध दूध सीपी के 16.66% कम कीमत पर। अच्छा, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट क्या है, मिल्कमैन का प्रॉफिट क्या है। देखो बेटा, इसमें ना कई प्रकार की चीजें हैं। पहली बात तो आप ये सुनो, मेरे को फाइनल चीज क्या पूछी है सर? फाइनल चीज पूछी है दूध वाले का लाभ प्रतिशत। इसका मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे को दूध वाले का टोटल सीपी और टोटल एसपी मिल जाए तो बात बन जाए। भाई देखो, मेरे ना कई प्रकार के काम कर दिए। मैं दूध लेकर आया महंगे रेट पे, बेच रहा हूं सस्ते रेट पे, थोड़ा उसमें पानी भी डाल रहा हूं, कई प्रकार के काम कर रहा हूं। लेकिन फाइनली मेरा टारगेट क्या है? मैं सीपी और एसपी का रेशो लेना चाह रहा हूं। क्या ये मिल जाए तो पता लग जाएगा कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, एक बात तो बताओ, मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 74% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि तुम एक दुकान से अगर यह सामान खरीदते हो तो तुम्हें जो मिश्रण मिल रहा है ना, मिश्रण मिल रहा है, उसमें अगर 100 लीटर दूध है तो 74 लीटर पानी भी मिल रहा है। यानी कि अगर ये दुकानदार 100 लीटर दूध लेकर आया तो बेचेगा तो 174 ना बेटा। अगर ये 100 लीटर दूध लेकर आया था, अगर ये 100 लीटर दूध लेकर आया था तो बेचेगा कितना? बेचेगा 174। मैं 100 लेकर आया, 74 पानी डाल दिया, तुमको बेचूंगा 174। 100 और 174 कैसे आया तुमको समझ में आ गया? अच्छा, अब रेट की बात करो।
मैं ना अपने क्रय मूल्य से इतने % डिस्काउंट पर बेचता हूं। यानी कि अगर मैं 6 रुपए लीटर लेकर आया था तो लीटर के केवल 5 रुपए लूंगा। अगर मैं 6 रुपए पर लीटर खरीदता हूं तो बेचूंगा 5 रुपए पर लीटर। बस इतनी डील है बच्चे, इतनी डील है और कुछ है नहीं। शुद्ध दूध में 6 रुपए लेकर आया था, 5 रुपए बेच रहा हूं, डिस्काउंट कर रहा हूं, लेकिन पानी डालकर ज्यादा कर रहा हूं। ज्ञात कर लो बेटा, इसे ज्ञात कर लो। 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 54। 100 रुपए का सामान मालिक 145 में बिक रहा है, बाकी का प्रॉफिट है क्या? बाकी का प्रॉफिट हो गया। अगर आप टेक्निकल ये क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा, तो इसमें कुछ ऐसी करने वाली बात नहीं थी। वो ऐसे ही तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, मिल्क मैंसर्ड, मिल्क आफ्टर एडिंग सम वाटर, ओ माय गॉड, टफ सवाल हो गया। शुभम जी 16.66% का मतलब क्या होता है? अरे कोई बताओ इसको कि परसेंटेज वाली क्लास को पढ़ ले भाई। अरे क्वेश्चन की लास्ट लाइन कह रहा है कि दूध को अपने 16.66% कम पर बेचता है। जिस भी रेट पर लेकर आया था, प्योर मिल्क का जो रेट था ना, उससे 1/6 कम पर बेचता है। शुद्ध दूध अगर 6 रुपए लीटर लेकर आया था तो बेच रहा है 5 रुपए। 60 रुपए लाया था तो 50 बेच रहा है। 600 लाया था तो 500 बेच रहा है। 12 रुपए लाया था तो 10 रुपए बेच रहा है। दूध को अपने क्रय मूल्य से 1/6 कम पर बेच रहा है, दैट्स ऑल। ये देखो बेटा कितना प्यारा सवाल है। अब आपका वो कंसेप्ट शुरू हो गया जिसको मैं बताना चाह रहा हूं, इसको समझ लेना ध्यान से, बढ़िया सवाल है ये। यहां तुमको ना एक बात बोली है बच्चे, क्या बोली है? आप इस बात पे जरा गौर करना, इस वाली बात पे। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एसपी इज सेम। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान है, सेम रेट पे आप ये चीज बेच रहे हैं बेटा। पहली बात बताओ, जो पहली बकरी है तुम्हारे पास, उसको तुमने 20% के लॉस पर बेचा है। 20% के लॉस का मतलब क्या है बच्चों? 5 रुपए की बकरी लाकर तुमने 4 रुपए की बेच दी क्या? अरे 5 रुपए की बकरी लाकर तुमने 4 रुपए की बेच दी। हाँ, दूसरी बकरी को तुमने 44% के लाभ पर बेचा है। अरे इसका मतलब 25 रुपए की बकरी लाकर तुमने 36 रुपए की बेच दी क्या? है ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन कहता मुझे सर दोनों बकरी को समान कीमत पर बेचा है तो कीमत समान कर लें, इसका 9 से गुणा कर दें। क्या बच्चों अब बताओ, आपकी दोनों बकरियां समान रेट पर बिक रही हैं? वेरी गुड। टोटल तुम्हारा क्रय मूल्य आ रहा है जी 70 रुपए। टोटल तुम्हारा क्रय मूल्य आ रहा है 70 रुपए। यानी कि दोस्तों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, इसने 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। ये 1008 रुपए कुछ और नहीं है, दोनों बकरियों का मिलाकर क्रय मूल्य है। ये 70 रुपए की वैल्यू है क्या? अरे दोनों बकरियों को तुमने 1008 में खरीदा है मिलाकर, तो 1008 रुपए इनका टोटल सीपी हो गया। हाँ, तो हानि पर, लॉस पर बेची गई बकरी की कीमत बताओ बेटा। लॉस पर बेची गई बकरी तो ये वाली है, और इसकी कीमत तो 45 रुपए है। ये तुम्हें 45 रुपए की मिली थी। आपने कहा जी 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 14, 14 7 98, 2 8 28, 18 का 1 कैंसिल 648। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया कि पहली बकरी इतने की और बाकी की दूसरी बकरी, दोनों बकरियों की रेट आप याद कर सकते हैं। क्या तुम्हें एसपी सेम का एक सवाल समझ में आया? थोड़े समय सीमा आज की पूरी हो गई है, तो बेटा मैं चाहता हूं तुम एक बार एक सवाल और देख लो ना, ताकि इसके मिलते जुलते सवाल घर से कर पाओ। इनसे जो सिमिलर क्वेश्चन है इनको आप कर पाओ। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। बच्चों ये इनका मिलाकर रेट है, दोनों घोड़ों का मिलाकर इतना रेट आ रहा है, ठीक है। पहला घोड़ा 20% की हानि पर बेचा। अरे हानि का मतलब बेटा 5 का सामान 4 में। दूसरा घोड़ा आपने 15% के लाभ पर बेचा, 20 का घोड़ा आपने 23 का बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। सर समान कर लेते हैं ना, समान है तो नहीं। इसको पहले मैंने 23 से गुणा कर दिया, देखो 92 हो गया। इसको 4 से गुणा करके सेम कर लेंगे क्या? यानी कि जनाब मेरा कहने का मतलब ये है, ये बनेगा 115 से 92 और ये बनेगा 80 से 92। ये कहानी है। टोटल 19,500 है। ये सर जी 195 की वैल्यू है। तो पहला घोड़ा रहा होगा 11,500 का और दूसरा रहा होगा 8,000 रुपए का। दोनों की कीमत आपके लिए ज्ञात करना आसान है बच्चों। ये आपको इसी प्रकार की बात को चेक करना है। दोनों सीपी को इंटू करेंगे तो वैल्यू किसका होगा? किसका क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हो भाई? अरे रेशो की बात है, रेशो में जो मर्जी लिखो यार। रेशो में जो पहला रेडियो बेचा है 20% के लाभ पर,
दूसरा बेचा है इतनी हानि पर, यह वैल्यू होती है 1/15, तो ये बेचा है 15 का मतलब 14 में समान तुमने। सर इन दोनों का एसपी सेम करना है, इसका 7 गुना कर लो, ये हो गया 42, इसका 3 गुना कर लो, ये भी 42। यानी पहला रेडियो बच्चों 35 का लाके 42 का बिकता है, दूसरा 45 का लाके 42 का बिकता है। 1920 रुपए आपका टोटल सीपी है, यानी 80 की वैल्यू है बच्चों। आपने पूछा जी दोनों का रेट ज्ञात करना है, 8 दूनी 16, 8 चौका 32। पहला ज्ञात करोगे तो आएगा 35 गुना 24, दूसरा करोगे 45 गुना 24। दोनों का रेट ज्ञात कर सकते हो क्या? इनके 240 का डिफरेंस आएगा, ये नहीं है, ये बात बन रही है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, उत्तर बी बनेगा। बाकी आप चेक कर लेना। 30 तक के सवाल मैंने करवा दिए हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप लोग समझ पाएंगे बेटा। बाकी बातें कल पढ़ेंगे, ये जो शीट में सवाल आगे और भी होंगे, आप कम से कम 30 तक तो करके लाइए, आगे कर पाए तो बढ़िया बात है। आगे 30 सवाल और अपने एसपी सेम वाले चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, पूरा पढ़ेंगे कल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।